हाय एवरीवन। तो अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं जो हमारे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में आते हैं। यानी हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़ लिए, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, हमने लूप्स पढ़ लिए, उसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट लिटरल्स पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए। और अब हम शुरुआत करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के उस पार्ट के साथ जब हम एक्चुअली HTML और CSS के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। यानी अब हम अपनी वेब पेजेस, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर समझना जरूरी है कि डॉम का क्या मतलब होता है। डॉम का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि जब भी हम HTML और CSS का कोड लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा कोड जब भी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है तो एक लॉजिकल ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब ट्री जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। हमने काफी सारे रिलेशंस के बारे में बात की है पहले जब हमने HTML को पढ़ा था, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो पेरेंट चाइल्ड में हमने पढ़ा था कि किसी टैग को किसी दूसरे टैग के अंदर अगर हम नेस्ट करके लिखते हैं तो उसमें नेस्टेड टैग हमारा चाइल्ड टैग होता है और बाहर वाला टैग्स HTML के अंदर हमारे पेरेंट टैग्स होते हैं। और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन सकता है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे बाहर वाला टैग है, सबके अंदर वाला टैग है और ये इनके अंदर वाले टैग का लेवल आ जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारी HTML एंड CSS फॉर्म करती है जब भी हम उसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसका बेसिक मतलब ये है कि HTML और CSS को जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करना पॉसिबल है। उसे मैनिपुलेट करना या फिर चेंज करना पॉसिबल है। यानी अगर हमने कोई वेब पेज प्रिपेयर किया है जिसके अंदर हमारे HTML एलिमेंट्स है, हमारी कुछ CSS स्टाइलिंग है, तो उसे हम जावास्क्रिप्ट के कोड की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। और हम इसी डॉम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यानी डॉम की थ्योरी से पहले हम थोड़ा सा उसके बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने एक HTML CSS का कोड लिखा जिसमें सिर्फ इतना ही पार्ट है हमारे कोड का। यानी हमने सिर्फ बेसिक HTML लिखी, अपने बॉडी टैग के अंदर हमने क्या किया, अपना div वाला एक एलिमेंट बनाया। div एलिमेंट के अंदर हमने एक H1 हेडिंग दी एंड उसके बाद हमने अपनी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। लिस्ट के अंदर हमने ये सारे आइटम्स लिखे हैं। अब ये जो मेरा HTML CSS कोड था, अगर इन फाइल्स के साथ, इस HTML CSS कोड के साथ अगर हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर तैयार होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जिस ट्री स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर ये जो इंडिविजुअल सर्कल्स है इनको एक्चुअली प्रोग्रामिंग के अंदर हम नोड्स कहते हैं। ये भी मेरी एक नोड है, ये भी मेरी एक इंडिविजुअल नोड है, ये भी मेरी एक इंडिविजुअल नोड है। इस तरीके से सारे के सारे जो सर्कल्स हैं, इंडिविजुअल सर्कल्स को ट्री के अंदर, ये मेरा ट्री स्ट्रक्चर है, हम नोड कहते हैं। तो सबसे ऊपर जो नोड फॉर्म होती है वो हमारी डॉक्यूमेंट की नोड फॉर्म होती है। यानी जितना भी हमारा HTML CSS का कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेसिबल होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस डॉक्यूमेंट नोड। और ये जो नोड है ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारा बॉडी टैग की नोड बनेगी ये भी हमारी जावास्क्रिप्ट की एक ऑब्जेक्ट होगी। ये जो हमारा div टैग होगा ये भी जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगी। ये जो हमारा लिस्ट आइटम है ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो H1 टैग है ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी हमारे जो HTML कोड का ट्री वर्जन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसमें हर एक सिंगल नोड यानी हर एक HTML का एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करें, यानी अगर हमें बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर हम बॉडी वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट में। अगर हमें div के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम div वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे जावा में, यानी उसे एक्सेस करेंगे फिर उसे मैनिपुलेट करेंगे। तो वो सारे के सारे चेंजेस हमें HTML के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है एक्चुअली। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी पेज है, जैसे हमने यहाँ पर एक गूगल का पेज खोला हुआ है, इसके लिए हमने कंसोल विंडो को ओपन किया। अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं क्या वार्निंग्स आ रही हैं क्या नहीं आ रही। जैसे हम कहीं भी कंसोल में जाकर अपनी विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट हमेशा अवेलेबल होती है, इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट हमारी इनबिल्ट है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। वैसे ही हर एक सिंगल वेब पेज के लिए जहां पर HTML है हमारी एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है जो जनरेट होती है। तो ये एक और अलग ऑब्जेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। जैसे अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि सारा का सारा एक तरीके से HTML कोड अवेलेबल है। कौन सा HTML कोड, यहाँ का HTML कोड। बट ये एक्चुअली HTML कोड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट एक हमारी ऑब्जेक्ट है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट सारी की सारी डिटेल स्टोर करती है हमारी HTML और CSS से रिलेटेड। तो अगर इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने चेंजेस किए तो वो चेंजेस हमें HTML CSS के अंदर भी मिलेंगे। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, इसके मेथड्स को प्रिंट करवाना है तो एक्चुअली अगर हम console.log करेंगे
जैसे console.log अगर हमने डॉक्यूमेंट किया तो उससे क्या होगा, उससे हमारा HTML से सिमिलर सा कोड प्रेजेंट होगा। पर जब भी डॉक्यूमेंट जैसी ऑब्जेक्ट के हमें प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दिखाने होते हैं तो उसके लिए डायरेक्टली हम console.log नहीं करते। ऐसी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम console.dir करते हैं। console.dir एक अलग फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट, एंड इसके अंदर जब हम अपनी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, एंटर करेंगे, तो क्या होगा, इस बार हमें डॉक्यूमेंट जो है एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई दे रही है और इसमें हमें पता चल रहा है बहुत सारी प्रॉपर्टीज और काफी सारे फंक्शंस है। जैसे इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही है। बैकग्राउंड कलर इसकी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमें पता है कि चाइल्ड एलिमेंट काउंट एक प्रॉपर्टी है, कैर सेट एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर सेट एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसके अंदर बॉडी है। बॉडी इंडिविजुअली खुद में क्या है, एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर और ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक ऐसी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स को नेस्ट कराती है। तो इसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस हमारे एक्चुअल जो वेब पेज है उसके ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना होगा HTML CSS को मैनिपुलेट करने के लिए, तो हम इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे होंगे। तो ये तो हो गए डॉम के बेसिक्स, पर इन बेसिक्स को देखकर घबराना नहीं है। ट्री जैसी चीज अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, या डॉम के बारे में अगर हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होने वाला है। धीरे धीरे हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर के एंड तक थोड़ा सा और हमें अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा फेमिलियरिटी आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, उसको देखकर घबराना नहीं है। ये एक्चुअली बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन के साथ। उसकी शुरुआत करने के लिए हमें पहले कुछ स्टार्टअप फाइल्स हैं जिनको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उनका लिंक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लीज उन फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए। उन फाइल्स के अंदर आपको कुछ एसेट्स मिल जाएंगे, यानी आपको कुछ फोटोज मिल जाएंगी, बेसिक एक HTML एंड CSS का हमें कोड मिल जाएगा एंड उस कोड के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो अपना खुद का भी कोई भी HTML एंड CSS कोड लिखकर बेसिक चीजें हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी चीजें ऑलरेडी HTML CSS के अंदर हम कवर कर चुके हैं उन्हीं की कुछ बेसिक कॉम्पोनेंट्स हम उठाएंगे एंड उन्हें जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करना और मैनिपुलेट करना हम सीख रहे होंगे। अब जावास्क्रिप्ट को यूज करके HTML को जब हम चेंज करते हैं तो वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। यानी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम सिलेक्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी पेज गिवन है तो हो सकता है उसके ऊपर एक इमेज एलिमेंट हमारे पास हो सकता है कोई हेडिंग H1 एलिमेंट हमारे पास हो सकता है कोई पैराग्राफ एलिमेंट हमारे पास हो। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से HTML एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमें इमेज को चेंज करना है तो हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और जैसे ही हमने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। चेंजेस कहने का मतलब है क्या क्या मैनिपुलेशन करना है, फिर हम वो सारी चीजें कर रहे होंगे। जैसे इमेज है तो इमेज का हमें साइज चेंज करना है, उसकी हाइट चेंज करनी है, उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है या उसकी वैल्यू चेंज करनी है। अगर हेडिंग टैग के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो क्या क्या हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, क्या क्या चेंज करना चाहते हैं पेज के ऊपर, वो सारे के सारे काम, सिलेक्शन और मैनिपुलेशन वाले काम हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो यही सारा प्रोसेस है जो हम डॉम के अंदर सीखने वाले हैं और यही चीजें हैं, मतलब 2 स्टेप प्रोसेस है जो डॉम मैनिपुलेशन के अंदर यूज होता है। इसका एक बेसिक सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने जो स्टार्टर कोड डाउनलोड किया होगा, उसको डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज हमारे लिए खुला होगा। ये हमारा स्पाइडरमैन का पेज है जिसमें कुछ चीजें हैं। अब इसके पेज की डिटेल में नहीं जाना, ये बहुत ही रैंडम हमारे पास कोड है। यानी index.html के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग टैग क्रिएट कर दिया है, इमेज कर दी है क्रिएट, H2 टैग क्रिएट कर दिया है, उसके अलावा एक पैराग्राफ लिख दिया है, पैराग्राफ के अंदर इंटरनली हमने एक हाइपरलिंक ऐड कर दिया है, हमने कुछ टेक्स्ट को बोल्ड बना दिया है। इसके साथ साथ ये हमने एक बॉक्स नाम का डिव क्रिएट किया है जिसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड काफ़ी सारे और हमने कंटेंट ऐड किया है। और इन सारे कंटेंट के अंदर हमने कुछ क्लासेस ऐड की हैं, कहीं कहीं हमने ID ऐड की है और कहीं कहीं हमने कोई भी सिलेक्टर एज सच नहीं दिया है। और style.css के अंदर इस बेसिक कोड के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब app.js के अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा, हमारा ये सिंपल फोल्डर है जावास्क्रिप्ट क्लासरूम के नाम से जिसके अंदर हमारे सारे एसेट्स अवेलेबल हैं, यानी हमारी फोटोज अवेलेबल हैं। अब index.html को जब हम जाएंगे खोलेंगे ब्राउजर में तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे लिए खुलेगा। अब हम चाहें तो इस पेज के लिए अपनी इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिंट करा सकते हैं। मतलब कंसोल में जाएंगे और हम चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं अपनी विंडो ऑब्जेक्ट, तो क्या होगी, विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगी। हम चाहें तो अपनी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे कराते हैं, console.dir से हम चाहें तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को
प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का पार्ट हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कुछ स्पेशल हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं चीजें मैनिपुलेट करने के लिए। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम देख रहे होंगे ये है हमारी ये ऑल प्रॉपर्टी, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम इस ऑल नाम की प्रॉपर्टी को एक्सपैंड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब इसकी की है ऑल और वैल्यू में एक HTML ऑल कलेक्शन है। और इस कलेक्शन के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, हमारा HTML टैग दिखाई दे रहा है, हेड दिखाई दे रहा है, मेटा दिखाई दे रहा है, टाइटल, लिंक, बॉडी, H1, इमेज विद ID, H2, पैराग्राफ, बोल्ड टैग। बेसिकली जितने भी टैग्स हमने HTML के अंदर क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ऑल के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं वैल्यू में, यानी एक HTML कलेक्शन में जाकर सारे के सारे स्टोर हो गए हैं। लेट्स सपोज ये बस एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जो अभी हम करने वाले हैं उसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो देखकर घबरा नहीं जाना कि एकदम से चेंजेस कैसे करती है। हम क्या करने वाले हैं, इस स्पाइडरमैन को यहाँ पे चेंज करके इसके असली नाम को डालने वाले हैं, विच इज पीटर पार्कर। तो ये जो स्पाइडरमैन है ये एक्चुअली कौन सा टैग है, हमें पता है कि ये H1 टैग है। तो ऑल में जाकर हम देख सकते हैं कि हमारा H1 टैग एक्चुअली है क्या, और यहाँ हम जब हम स्क्रॉल भी करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पेज के ऊपर हाईलाइट हो जाएगा। हम बॉडी को जाकर स्क्रॉल करेंगे तो पूरी बॉडी हाईलाइट हो जाएगी, H2 को स्क्रॉल करेंगे तो H2 हाईलाइट हो जाएगा, बोल्ड टैग को स्क्रॉल करेंगे तो बोल्ड हाईलाइट हो जाएगा, इमेज को स्क्रॉल करेंगे इमेज हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही हमें H1 को चेंज करना है। अब H1 क्या है, H1 इंडिविजुअली अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। हमें कैसे पता ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि डॉम जब क्रिएट होता है यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब क्रिएट होता है तो वो ट्री टाइप एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे के सारे HTML एलिमेंट्स इंडिविजुअली एक ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो ऑल वाली प्रॉपर्टी है ये हमें सारे के सारे जो लिंक्स हैं इनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दे देती है। इसको एक बार करके भी देखते हैं। अभी हमने console.dir किया है डॉक्यूमेंट, एक और छोटा सा चेंज करने वाले हैं, dir डॉक्यूमेंट डॉट ऑल हम करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एक ऑब्जेक्ट थी और ऑल क्या थी, ऑल उसकी एक प्रॉपर्टी थी। ऑल क्या है, की वैल्यू है प्रॉपर्टी की। एंटर किया तो HTML ऑल कलेक्शन हमारे पास आ गया और वो सारी वैल्यूज आ गई जो हमारी ऑल वाले कलेक्शन के अंदर थी। अब इसमें हम चाहते हैं कि हम H1 को एक्सेस करें। H1 को अगर आप एक्सपैंड करके देखेंगे तो H1 भी क्या है, H1 भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर और डिफरेंट हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स आ गए हैं। जैसे काफ़ी सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लास नेम इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब अगर आप इस H1 को कोई भी क्लास दे देते तो वो यहाँ पर आ जाती इन माई क्लास नेम प्रॉपर्टी। एक और चीज यहाँ पर देखने वाली है कि अगर कोई ID दे देते तो वो इस ID प्रॉपर्टी के अंदर आकर स्टोर हो जाती है, H1 की कोई भी ID। अगर हम इनर टेक्स्ट की बात करें तो इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको स्टोर करती है। तो अभी यहाँ पर स्पाइडरमैन लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर स्पाइडरमैन डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली अगर हमें H1 हेडिंग का टेक्स्ट चेंज करना है तो हम इस इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज करना, ये तो हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखा हुआ है। अगर हम और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर देखना स्टार्ट करें तो और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई दे जाएंगी। कुछ यहाँ तक, यहाँ पर आउटर टेक्स्ट भी हमें दिखाई दे रहा है, आउटर HTML भी हमें दिखाई दे रहा है। ऑल्दो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बाकी प्रॉपर्टीज़ के। बेसिकली हम क्या करने वाले, हमारे इस HTML ऑल कलेक्शन में से हम H1 वाला जो ये है, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको एक्सेस करेंगे। तो ये H1 वाली ऑब्जेक्ट कलेक्शन में कौन से इंडेक्स पर है, ये कलेक्शन में 8 वाले इंडेक्स पर है। तो कलेक्शन में इसे एक्सेस करने के लिए हम सिंपली ये जो डॉक्यूमेंट डॉट ऑल था, किसी भी कलेक्शन में इंडेक्स पर जाने के लिए हम सिंपली अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। कलेक्शंस को हम ऑलरेडी थोड़ा सा हल्का सा बेसिक में पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ा था हमने, जब हमने फंक्शंस के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट कलेक्शन की बात की थी। आर्ग्यूमेंट कलेक्शन इनबिल्ट होता है सारे के सारे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस में, और वो क्या करता है, सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करवाता है। अब कलेक्शन थोड़े से हमारे एरेज के सिमिलर होते हैं पर एग्जैक्टली एरेज नहीं होते। तो एरेज वाले मेथड उन पर काम नहीं करते, पर हाँ स्क्वायर ब्रैकेट से इंडेक्स पर जाकर वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो नंबर 8 वाले इंडेक्स पर हमें ये H1 हेडिंग मिलेगी। इसको एंटर करेंगे जब, तो क्या प्रिंट होगी, हमारी H1 ऑब्जेक्ट प्रिंट होगी। और इस H1 ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमें कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, हमें इसकी इनर वैल्यू चेंज करनी है। तो इनर वैल्यू को चेंज करने के लिए हमारे पास ये इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट जब लिखेंगे तो हमारे पास हमारी H1 का इनर टेक्स्ट आ जाएगा, पर हम तो इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपली किसी ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, मतलब इस इनर टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं कुछ और, कि हम इसे लिख देंगे पीटर पार्कर और कर देंगे एंटर। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर इनर टेक्स्ट की वैल्यू H1 हेडिंग में चेंज हो गई टू पीटर पार्कर,
यानी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो उसकी वजह से हमारे HTML पेज के अंदर भी चेंज आ गया। कल को मान लेते हैं पेज के ऊपर जाकर हमें इस प्रॉपर्टी को करना है आयरन मैन, तो हम वो भी कर सकते हैं। एंटर किया तो क्या हुआ, ये आयरन मैन में चेंज हो गया एंड यहाँ पर टाइटल भी हमारे लिए चेंज हो गया। तो कुछ इसी तरीके की मैनिपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। ये हो कैसे पाया, ये मैनिपुलेशंस पॉसिबल कैसे हो पाए? हमारा जो HTML CSS है वो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ स्क्रिप्ट टैग से कनेक्ट किया है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंट नाम की ऑब्जेक्ट बनती है। डॉक्यूमेंट नाम की ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं हमारे HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। और फिर उन HTML के एलिमेंट्स को सबसे पहले तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने किसको सिलेक्ट किया, हमने इस इंडेक्स पर जाकर अपने H1 को सिलेक्ट किया यहाँ पर, और फिर हमने उसके अंदर मैनिपुलेशन कर दिया, मतलब उसके अंदर चेंजेस कर दिए, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। तो कुछ इसी तरीके का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना हम सीखेंगे कि कैसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और कैसे उनके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी ये पूरा देखकर घबराना नहीं है, इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। और जैसे यहाँ रिफ्रेश किया, एक और चीज़ नोटिस की कि हमारे चेंजेस गायब हो गए, क्योंकि जो भी कंसोल विंडो के चेंजेस होते हैं वो सिर्फ यहीं तक रहते हैं। परमानेंट चेंजेस के लिए हमें अपनी app.js के अंदर जाकर परमानेंट कोड लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का। अब सबसे पहले हम सीखने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट एलिमेंट्स। सिलेक्ट एलिमेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी की। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारी डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअली एक मेथड है, और इस मेथड को यूज करके हम एलिमेंट्स को उनके आईडी के नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग देयर आईडी नेम, अगर उन्हें HTML के अंदर कोई आईडी दी गई है तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, फिर हम लिखते हैं गेट एलिमेंट। ये मैं पूरा नहीं लिख रही, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसके अंदर फिर हम अपनी आईडी का नेम एंटर कर सकते हैं। और इससे हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगी जिसकी वो आईडी होगी वो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होकर मिल जाएगी। मतलब हमारा एलिमेंट, हमें HTML एलिमेंट नहीं मिलेगा, उस HTML एलिमेंट की एक ऑब्जेक्ट फॉर्म मिलेगी जो डॉम के अंदर प्रिपेयर हुई है, वो ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगी। और अगर ये आईडी एग्जिस्ट करती ही नहीं होगी HTML के अंदर तो फिर हमें नल वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमारी index.html फाइल के अंदर हमने कई सारे एलिमेंट्स बनाए हैं जिनके पास आईडी है। सबसे पहले तो हमारी इमेज ही है जिसकी आईडी है मेन इमेज, इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी इस मेथड के अंदर हम पास कर देंगे अपनी आईडी। हमारी आईडी है मेन इमेज, इसे कर देंगे एंटर, तो उससे क्या होगा, उससे नल मिलेगा। नल क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मेन इमेज, ये क्या कर रहा है जावास्क्रिप्ट, मेन इमेज को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है। पर मेन इमेज वेरिएबल नहीं है, मेन इमेज तो आईडी है। तो उसे एंटर करने के लिए हम इसे अपने डबल कोट्स के अंदर एंटर कर रहे होंगे। एंटर किया तो अब क्या हुआ, हमारे पास हमारी इमेज आ गई। अब एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये जो इमेज आई है, मतलब इस मेथड ने जो रिटर्न किया है, ये इमेज टैग नहीं है, ये इमेज एलिमेंट भी नहीं है, ये इमेज का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है, उसके लिए हम इसे स्टोर करा सकते हैं किसी वैल्यू के अंदर। इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। अब जब हम अपनी इमेज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा टैग जैसा कुछ वैल्यू प्रिंट हो रही है, पर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं बाय कंसोल डॉट लॉग इमेज ऑब्जेक्ट। एंटर किया, console.dir एंड एंटर किया तो हमारे पास हमारी इमेज वाली ऑब्जेक्ट आ गई। अब इस इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो जो हमारे HTML एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है आईडी, उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी आईडी के अंदर वैल्यू है मेन इमेज, जो बेसिकली वही सेम आईडी है जो हमने इसे HTML के अंदर असाइन की है। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है टैग नेम नाम से। टैग नेम में उस एलिमेंट का क्या टैग है वो हमारे पास मिल जाता है। तो यहाँ पर st दिस इज टैग नेम, टैग नेम के अंदर हमें इमेज मिल गई। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे एक हमें सोर्स मिल जाएगा, यानी जो हमारा सोर्स है बेसिकली हमारी इमेज का क्या हमने लिंक ऐड किया है, कहाँ से लिंक ऐड किया है वो भी हमारे पास एक्सेसिबल है। तो अभी ये हमारी फाइल्स के अंदर ही ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो फाइल का लिंक हमें दिख जाएगा। नहीं तो अगर हम कोई इंटरनेट से उठाकर कोई गूगल का लिंक भी पेस्ट करते हैं तो वो भी हमारी सोर्स में जाकर हमें दिख जाता है। और हम इन लिंक्स को, इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं image object.src।
तो इससे क्या होगा, जिस लिंक को हम यूज कर रहे हैं वो लिंक हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। या फिर अगर हम इसका टैग नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि टैग नेम क्या है, इसका इमेज है। बेसिकली हम इस इमेज की बात कर रहे हैं। हम चाहें तो इसकी आईडी को प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही बाय आईडी किया है तो बहुत ऑब्वियस होगा। तो क्या होगी, इसकी आईडी हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो बेसिकली किसी भी HTML एलिमेंट की अगर हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए लिख सकते हैं document.getElementById, एंड हमें उस HTML एलिमेंट की आईडी पता होनी चाहिए, एंड फिर आईडी से हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करके हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अभी ऑब्जेक्ट का जो लिंक है, सोर्स है, वो अभी ये है, पर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट के सोर्स को चेंज कर सकते हैं। हम उसे ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी जो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू है ये असाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इमेज ऑब्जेक्ट डॉट सोर्स को अपनी दूसरी वैल्यू असाइन कर देंगे और इसे कर देंगे एंटर, तो उससे क्या होगा, हमारी जो मेन इमेज है इसका सोर्स ही चेंज हो गया, मतलब उसकी वैल्यू ही चेंज हो गई, तो इमेज ही चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हमने उसे सिलेक्ट भी कर लिया और हमने उसे मैनिपुलेट भी कर लिया उसकी वैल्यू चेंज करके। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। एक और हमने एलिमेंट बनाया है जिसके लिए हमने आईडी असाइन की है। ये हमारा पैराग्राफ टैग है जिसके लिए हमने अपनी आईडी को असाइन किया है। आईडी इज डिस्क्रिप्शन। अगर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ को एक्सेस करना है तो हम लिख सकते हैं document.getElementById, और उसके अंदर हम डाल सकते हैं अपनी आईडी का नाम यानी डिस्क्रिप्शन, एंटर। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमारा पैराग्राफ ये जो सिलेक्ट हो रहा है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी अगर हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं console.dir, एंड फिर हमारी पूरी की पूरी लाइन, एंड ये हुई हमारी ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नाम से ही पता चल रहा है इट्स अ पैराग्राफ ऑब्जेक्ट जिसका आईडी क्या है, जिसकी आईडी है डिस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर भी अपनी अपनी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे इसके अंदर भी हम अपनी आईडी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। आईडी प्रॉपर्टी हमारे लिए यहाँ पर है और आईडी की वैल्यू है डिस्क्रिप्शन के इक्वल। इसकी इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो बेसिकली यहाँ पर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो इसके अंदर भी अपना टैग नेम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें टैग नेम मिल जाएगा। टैग नेम इज इक्वल टू P, यानी एक पैराग्राफ टैग की ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जैसे हम CSS के अंदर सिलेक्शन का काम करते थे वैसा सा ही कुछ काम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं document.getElementById और उसके अंदर अगर हम कोई गलत नाम डाल देते हैं, लेट्स सपोज हमने आईडी डाल दी ABC, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू नल। तो अगर हम किसी ऐसी आईडी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं HTML के अंदर, तो उस केस में हमें एक नल ऑब्जेक्ट मिलती है जिसके अंदर कोई टैग्स, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम की। तो जैसे हम आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे ही अपने एलिमेंट्स को हम क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास नेम ये मेथड जब हम कॉल करेंगे और इसके अंदर कोई वैलिड क्लास नेम डालेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा एक HTML कलेक्शन। यहाँ नोट करना है, हमें एरे नहीं रिटर्न होता, हमें एक HTML कलेक्शन रिटर्न होता है जो सिमिलर होता है एरे के, मतलब इंडेक्स से ही एक्सेस करते हैं, आइटरेबल होता है, प्रिंट करवा सकते हैं चीज़ों को, हम अपना लेंथ प्रिंट कर सकते हैं, पर उसके अंदर पुश पॉप जैसे हम एक्स्ट्रा मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते। और अगर वो क्लास नेम एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर हमारे पास एक एम्प्टी कलेक्शन रिटर्न होगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी index.html के अंदर हमने एक क्लास बनाई है ओल्ड इमेज। ओल्ड इमेज वाली क्लास क्या करती है, हमारी ये जो ओल्ड इमेजेस हैं इनको प्रिंट करवाती है। तो इन सारी की सारी इमेजेस को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द नेम। हम लिख सकते हैं document.getElementsByClassName और क्लास नेम के अंदर हम डाल सकते हैं ओल्ड इमेज। एंटर किया तो हमारे पास आ गया एक HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन के अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इंडिविजुअल जो इमेज है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। ये जो सेकंड इमेज है ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये जो थर्ड इमेज है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली हमें एक HTML कलेक्शन रिटर्न हुआ है जिसके अंदर हर इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। अगर हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं document.getElementByClassName और यहाँ पर हम इंडेक्स लगा सकते हैं। इंडेक्स 0 वाला हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ये फर्स्ट इमेज आ गई। उसी तरीके से हम चाहें तो सेकंड वाली को भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स 1 पर जाकर इस पर हवर करेंगे तो ये सेकंड इमेज हमारे पास आ गई। हम चाहें तो इन्हें एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। इनफैक्ट इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड अपने app.js के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट इमेजेस, या इसे हम कह देते हैं स्मॉल इमेजेस। स्मॉल इमेजेस इज इक्वल टू document.getElementByClassName। उसके अंदर हम ओल्ड इमेजेस में जाएंगे एंड फिर हम सारी की सारी ओल्ड इमेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं। लेट i इक्वल 0, i लेस देन
जब तक मेरी जो स्मॉल इमेजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो जो छोटी इमेजेस की हमारे पास HTML कलेक्शन आएगा उसके ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर लूप लगा रहे हैं जब तक 0 से लेकर आइटरेटर लेंथ तक नहीं जाता। और हर बार हम प्रिंट करवा देंगे, console.dir कर देंगे। क्या है हमारी इमेज होगी स्मॉल इमेजेस और इंडेक्स है हमारा आई। इसे कर लेते हैं सेव एंड एक बार रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, हमारी हर एक लाइन पर हमारी इमेज आ गई। ये है हमारी फर्स्ट इमेज। इसके अगर सोर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा सोर्स आ जाएगा। हम कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं, हम इस इमेज की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से हम चाहें तो सेकंड इमेज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। और डायरेक्टली हमें चाहिए कि नहीं इमेजेस नहीं, हमें तो इन सब का सोर्स चेक करना है, तो हम सिंपली सोर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं हर एक सिंगल इमेज के लिए। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, तो इस बार क्या हुआ, फर्स्ट इमेज का हमारे पास लिंक आ गया, सेकंड इमेज का हमारे पास लिंक आ गया, थर्ड इमेज का हमारे पास लिंक आ गया। हम चाहें तो लूप लगाकर इन तीनों इमेजेस का लिंक चेंज कर सकते हैं टू दिस इमेज। तो वो चेंज करने के लिए index.html के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये वाला जो हमारा लिंक है जिससे हमने स्पाइडरमैन वाली इमेज को प्रिंट करवाया है, नॉट दिस लिंक, दिस लिंक, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको app.js के अंदर जाकर हमें इन सब की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब सोर्स की जाकर वैल्यू चेंज करनी है। तो बेसिकली स्मॉल इमेजेस करके यहाँ पर हम कर सकते हैं वैल्यू चेंज एंड console.log अब कर देंगे। लॉग के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इमेज नंबर, यहाँ पर हमारा इंडेक्स इज चेंज्ड। इसे कर लेते हैं सेव। तो बेसिकली यहाँ क्या किया, हमने सारी की सारी स्मॉल इमेजेस को अपनी HTML कलेक्शन को स्मॉल इमेजेस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया। उस HTML कलेक्शन के ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं, आइटरेट करके हर एक कलेक्शन की, हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की सोर्स प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं और उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं टू आवर मेन इमेज। अब वैल्यू तो चेंज हो गई छोटी छोटी स्मॉल इमेजेस की, और उसके बाद प्रिंट भी करवा रहे हैं कि हमारी ith ऑब्जेक्ट की, ith इमेज की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो काफी सारे जावास्क्रिप्ट को हम HTML के साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इन तीनों की इमेज चेंज होकर स्पाइडरमैन की इमेज हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, तीनों इमेजेस चेंज हो गई, हमारे पास लूप में प्रिंट हो गया वैल्यू ऑफ इमेज नंबर 0 इज चेंज, इमेज नंबर 1 इज चेंज, इमेज नंबर 2 इज चेंज। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को यूजिंग देयर क्लास नेम। और अगर हमने यहाँ पर गलत क्लास नेम डाला होता तो उस केस में हमारे पास, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देते, अभी तो ओल्ड नेम नॉट डिफाइंड, पर लेट्स सपोज हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दी या ABCD या कुछ भी कर दिया, एंटर करते, तो उस केस में हमारे पास नल नहीं आता। गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमारे पास नल आता है, पर जब भी हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करते हैं तो उस केस में नल नहीं आता। उस केस में HTML कलेक्शन तो हमें मिलेगा, पर ये HTML कलेक्शन एक खाली कलेक्शन होगा और इस खाली कलेक्शन की लेंथ होगी 0। तो अगर हमें चेक करना है कि इस नाम के साथ, इस क्लास नेम के साथ कोई कितने एलिमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में अगर हमारे पास लेंथ 0 आ जाती है तो उसका मतलब है कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है हमारे HTML के अंदर जिसका क्लास नेम हमारे एंटर्ड क्लास नेम के इक्वल हो। अब जैसे हमारे पास क्लास नेम होता है वैसे ही हमारे पास होता है टैग नेम, यानी हम चाहें तो एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट टैग नेम। तो ये भी क्या करता है, हमारे एलिमेंट्स को रिटर्न करता है एज एन HTML कलेक्शन। जैसे लेट्स सपोज हमें सारे पैराग्राफ टैग्स को या फिर हमें सारे लिस्ट टैग्स को सिलेक्ट करना है, तो वो हमें HTML कलेक्शन की फॉर्म में मिल जाएंगे। और अगर वो टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा डॉक्यूमेंट में तो हमें एक एम्प्टी कलेक्शन मिल रहा होगा। जैसे अगर हम इस पेज के सारे पैराग्राफ टैग्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसे कर देते हैं कॉमेंट आउट। पेज के सारे पैराग्राफ टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए सेव रिफ्रेश, हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग नेम के अंदर हम ऐड कर सकते हैं अपना पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग जब हम ऐड करेंगे तो जो टैग बेसिकली हम HTML के अंदर टैग नेम लिखते हैं वही हमें यहाँ पर लिखना है। हम चाहें तो इसे कैपिटल भी बना सकते हैं, हम चाहें तो इसे स्मॉल भी बना सकते हैं। तो कैपिटल बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे, वो मैटर नहीं करेगा, दोनों केसेस में ही सही आंसर हमारे पास आएगा। एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, HTML कलेक्शन आ गया। कलेक्शन के अंदर हमारे पास 2 पैराग्राफ टैग्स आए हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाला पैराग्राफ जिसके पास ना कोई आईडी है ना कोई क्लास है। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है जिसे हमने आईडी दी है डिस्क्रिप्शन के इक्वल। हम चाहें तो इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने इनर टेक्स्ट की बात की थी तो हम सिंपली लिख सकते हैं ये हमारे पास कलेक्शन रिटर्न होगा इतनी लाइन से, और इस कलेक्शन के जब हम अपने फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो मतलब हम इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हम इनर टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं टू ABC। जैसे ही ये करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारी पैराग्राफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी टू ABC।
तो इस तरीके के मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं, पर ये परमानेंटली हमें करने नहीं चाहिए डायरेक्टली यहाँ पर कंसोल से। पर बेसिकली सिर्फ टैग नेम से भी एक्सेस कर पाना एलिमेंट्स को पॉसिबल है। पर जैसे इस index.html के अंदर हमने इटैलिक जो टैग होता है, जैसे हमारे पास बोल्ड होता है वैसे इटैलिक होता है, उसे कभी भी यूज नहीं किया, या हमने स्पैन टैग को कभी भी यूज नहीं किया। तो अगर हम लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और हम यहाँ पर लिखेंगे स्पैन, तो उस केस में हमारे पास एम्प्टी HTML कलेक्शन आएगा, क्योंकि स्पैन टैग हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में अभी तक कभी भी यूज नहीं हुआ। अब जैसे हमारे पास मेथड्स होते हैं वैसे ही हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर्स भी होते हैं। और जो भी हमने अभी तक मेथड्स की बात की, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, पर उनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड हमारे क्वेरी सिलेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनको यूज़ करना और इनका जो थोड़ा सा सिंटैक्स है वो ज़्यादा इंट्यूटिव है और थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। तो जब भी हमें एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा जनरली हम अपने क्वेरी सिलेक्टर्स को प्रेफर करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर्स बहुत सिमिलर होते हैं हमारे CSS सिलेक्टर्स के। हमें सिंपली लिखना होता है document.query_selector, और फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम CSS के अंदर सिलेक्टर्स यूज करते थे वो सारे के सारे सिलेक्टर्स हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब इस मेथड के अंदर अगर हमें टैग नेम से सिलेक्ट करना है तो सिंपली टैग नेम पास कर सकते हैं। अगर हमें आईडी से सिलेक्ट करना है तो हम हैश और अपनी आईडी का नाम लिख सकते हैं। अगर हमें क्लास सिलेक्ट करनी है तो हम डॉट और फिर अपनी क्लास का नाम लिख सकते हैं। इनफैक्ट जैसे सिलेक्टर्स के अंदर, CSS सिलेक्टर्स के अंदर हमने सूडो एलिमेंट्स की बात की थी। जैसे लेट्स सपोज हमने कोई क्लास नेम लिखा और उसके बाद हम उसका nth ऑफ टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं nth ऑफ टाइप, एंड यहाँ हम लिख सकते हैं n+1 या 2n+1। तो इस तरीके से जो बड़ा सा सिलेक्टर हम लिखते थे CSS के अंदर, वो पूरा का पूरा इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर लिख पाना भी पॉसिबल है। तो बेसिकली जिस तरीके से सिलेक्टर्स को CSS में यूज किया जाता था वैसे ही उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें एक बार टेस्ट आउट करके देखते हैं। app.js के अंदर सबसे पहले तो हम लिखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट, या इसे हटा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर अगर हमने पास कर दिया अपना h1 टैग तो इससे क्या होगा, हमारा h1 एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसे हम चाहें तो साथ के साथ प्रिंट भी करा सकते हैं, console.dir, एंड यहाँ पर हम इसे करा देंगे प्रिंट, सेव, रिफ्रेश। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। उसी तरीके से हम चाहें तो सिर्फ अपनी आईडी के बेसिस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं हैश, हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया था जिसकी आईडी थी हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के इक्वल, तो इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया जिसकी आईडी है डिस्क्रिप्शन। हम चाहें तो क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि हमें अलग अलग मेथड्स के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, हमें सिर्फ एक ही मेथड याद रखना है, क्वेरी सिलेक्टर, और जैसे हम CSS के अंदर सिलेक्टर्स को यूज करते थे बिल्कुल सिमिलर मैनर में यूज करना है। यहाँ पर अपनी क्लास का नेम हम लिख सकते हैं ओल्ड इमेज, ये जो क्लास नेम हमने यूज किया था, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, हमारे पास image.oldImage। अब एक चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे कि जब हमने अपने क्वेरी सिलेक्टर को यूज किया फॉर आवर क्लास नेम, यहाँ पर कलेक्शन प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, एक सिंगल ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई। तो ये एक हल्का सा डिफरेंस होता है क्वेरी सिलेक्टर और हमारे नॉर्मल मेथड्स के अंदर। क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो बेसिकली जो पहली ऑब्जेक्ट, जो पहला एलिमेंट जावास्क्रिप्ट को मिला होगा जिसकी क्लास का नाम ओल्ड इमेज होगा, उस सिंगल एलिमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुई है वो ये फर्स्ट इमेज सिलेक्ट हुई है। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं उससे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को मैच करता है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैच होती है उसे हमें रिटर्न करके देता है। तो अगर मल्टीपल मैचेस भी अवेलेबल होंगे, जैसे लेट्स सपोज क्वेरी सिलेक्टर में हम पैराग्राफ पास कर दें, तो हमारे पास 2 पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं, पर हमारा क्वेरी सिलेक्टर हमें फर्स्ट पैराग्राफ ला कर देगा। और फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा पैराग्राफ देगा, अगर हम जाएं इसके ऊपर तो हमें ये वाला पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा स्टार्टिंग का ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम चाहें तो इसके अंदर नेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज index.html के अंदर हमने क्या किया है, अपना जो बॉक्स नाम का डिव है उसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है और उसके अंदर हमने लिस्ट बनाई है। हम चाहते हैं डिव के अंदर जितनी भी हमारी एंकर टैग्स है, मतलब सिर्फ इस डिव के अंदर वाले एंकर टैग्स को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम क्वेरी सिलेक्टर में लिख सकते हैं, इसको कर देते हैं कॉमेंट आउट, हम लिख सकते हैं console.dir document.query_selector, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर सकते हैं डिव के अंदर वाले सारे के सारे एंकर टैग्स अगर हमें चाहिए। तो वैसे तो डिव के बाहर भी हमारे एंकर टैग्स हैं,
पर अगर हमें सिर्फ div के अंदर वाले चाहिए तो इस तरीके से, जिस तरीके का सिंटैक्स हम CSS सिलेक्टर्स के अंदर लिखते हैं वैसा ही सिमिलर सिंटैक्स हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास क्या आया, हमारे पास a.boxlink आया। बेसिकली फर्स्ट एंकर टैग जिसकी क्लास क्या है, बॉक्स लिंक है, इसने index.html में गया कोड, div के अंदर जाकर इसने फर्स्ट एंकर टैग को सिलेक्ट किया और इस एंकर टैग की क्लास है हमारे पास बॉक्स लिंक, एंड इसकी वैल्यू में हमें क्या मिल जाएगा, पब्लिशर मिल जाएगा। तो जब इसे जाकर स्क्रॉल करेंगे, इसके इनर टेक्स्ट को हम एनालाइज करेंगे तो इनर टेक्स्ट में हमारे पास पब्लिशर लिखकर आया होगा। अब ये तो तरीका हो गया क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, लेकिन अगर हमें वो सारे के सारे एंकर टैग्स चाहिए जो div के अंदर है, बेसिकली हमें पूरा HTML कलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए एक और हमारे पास डिफरेंट मेथड होता है विच इज क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ऑल क्या करेगा, हमें सारी की सारी चीजें दे देगा। क्वेरी सिलेक्टर से सिंगल वैल्यू आती है और ऑल से सारा का सारा HTML कलेक्शन आता है। जैसे सारे के सारे एंकर टैग्स चाहिए जो div के अंदर है, बेसिकली अभी तो हमें सिर्फ सिंगल एंकर टैग मिला था, हमें ये सारे के सारे एंकर टैग चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कर देंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सेव, रिफ्रेश। तो अब हमें एक नोड लिस्ट मिल गई। नोड लिस्ट मतलब ट्रीज के अंदर हमने बात की थी हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अपनी एक नोड होती है, तो नोड्स की हमें लिस्ट मिल गई और उसके अंदर 4 नोड्स हैं। ये हमारा फर्स्ट एंकर टैग है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंकर टैग है, ये फोर्थ एंकर टैग है। हम चाहें तो इसकी लेंथ की भी बात कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ नोड लिस्ट दैट वी गेट। उसी तरीके से अगर हमें सारे के सारे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना है तो यह console.dir में हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, फर्स्ट नोड लिस्ट आई जिसका साइज है 2 और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। तो मल्टीपल तरीके होते हैं किसी भी एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के। इनमें से सबसे फ्रीक्वेंटली अब हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल को। तो अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बात की है कि कैसे हम DOM से अपने कुछ HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो उनकी प्रॉपर लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट CSS सिलेक्टर्स के हिसाब से, नहीं तो हम चाहें तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट करके उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो सिलेक्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स हमने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे DOM मैनिपुलेशन के अंदर मैनिपुलेटिंग द एलिमेंट्स की, यानी कैसे जो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं इनकी हम प्रॉपर्टीज चेंज करके अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। बेसिकली अपनी स्क्रीन के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में, जिसमें शुरुआत में हम बात करेंगे टेक्स्ट बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड प्रॉपर्टीज की। इसमें हम 3 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हमारी इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट एंड इनर HTML प्रॉपर्टी। जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आती है उन सब के अंदर जनरली ये 3 प्रॉपर्टीज हमें दिख जाती हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझते हैं। हमारी index.html के अंदर हमने ऑलरेडी एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारा कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसी पैराग्राफ को एक बार सिलेक्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना पैराग्राफ। तो हमारे पास जो पैरा आएगा यानी पैराग्राफ आएगा उसकी कुछ ये वैल्यू होगी एंड ये हमारा हाईलाइटेड पैराग्राफ है। अब हम चाहें तो हमारे पास ये जो पैरा ऑब्जेक्ट आई है हम इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। तो हम कर देंगे console.dir पैरा, उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएंगी और हम इन प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस लाकर अपने HTML के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट वाली प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। कंटेंट वाली प्रॉपर्टीज के अंदर हम 3 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यहाँ पर अगर स्क्रॉल किया जाए तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम कवर करेंगे ये हमारी इनर HTML, इसके साथ हम बात करेंगे इनर टेक्स्ट की एंड उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट कंटेंट नाम से। अब ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है ना, ये तीनों प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सिमिलर लगती हैं, यानी हम चाहें तो अपनी ऑब्जेक्ट के लिए तीनों को प्रिंट करवा सकते हैं। हम प्रिंट करवा सकते हैं पैरा डॉट इनर टेक्स्ट, उसके बाद हम प्रिंट करवा सकते हैं पैरा डॉट इनर HTML एंड उसके बाद हम प्रिंट करवा सकते हैं पैरा डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। एंड जब हम इन चारों की वैल्यू देखेंगे तो एक काफ़ी सिमिलर सी वैल्यू हमें दिखाई देगी। ये हमारा इनर टेक्स्ट है, ये हमारा इनर HTML है, ये हमारा टेक्स्ट कंटेंट है और तीनों काफ़ी सिमिलर से हैं। अगर इनर टेक्स्ट की बात करें, एक बार इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि हमारा इनर टेक्स्ट क्या करता है, हमें टेक्स्ट दिखाता है, जितना भी विजिबल टेक्स्ट यानी जितना भी टेक्स्ट अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा टेक्स्ट हमारी इस नोड के अंदर कंटेन्ड होता है। इनर कंटेंट की मदद से हमें फुल टेक्स्ट दिखाता है, यानी हो सकता है हमारी टेक्स्ट कंटेंट के अंदर कुछ चीजें हिडन हो
हो सकता है हमारे पैराग्राफ के अंदर कुछ कुछ टेक्स्ट की हमने विजिबिलिटी हिडन कर रखी हो, डिस्प्ले नन कर रखा हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो चीज़ें हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगी। तो वो चीज़ें टेक्स्ट कंटेंट में तो पता चलेंगी पर इनर टेक्स्ट में पता नहीं चलेंगी, क्योंकि इनर टेक्स्ट वही हिस्सा दिखाता है जो स्क्रीन के ऊपर दिखता है, जबकि टेक्स्ट कंटेंट पूरा का पूरा कंटेंट दिखाता है। और इनर HTML हमें पूरा का पूरा HTML मार्कअप दिखाता है कि हमने कोई बोल्ड टैग तो यूज़ नहीं किया, हमने कोई एंकर टैग तो यूज़ नहीं किया, हमने कोई इंटरनल स्टाइलिंग तो यूज़ नहीं की। तो इस तरीके की चीज़ें हमें इनर HTML से पता चलती हैं। तो वो डिफरेंसेस हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। इनर टेक्स्ट ने क्या किया, वो सारा का सारा टेक्स्ट हमें दिखा दिया जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी विजिबल है हमारे पेज के ऊपर। इनर HTML क्या करता है, वो सेम टेक्स्ट दिखाता है पर उसके साथ साथ HTML मार्कअप भी दिखाता है, यानी कहाँ पर कौन सा टैग यूज हुआ है। अगर हम ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पर ये बोल्ड टैग यूज हुआ है स्पाइडरमैन को लिखने के लिए, जबकि यहाँ पर सिंपली हमें इनर टेक्स्ट के अंदर स्पाइडरमैन दिखाई देगा। हमें पता है ये जो मार्वल कॉमिक्स यहाँ पर प्रिंट हुआ है ये एक्चुअली एक एंकर टैग है, बट ये एंकर टैग हमें इनर टेक्स्ट में नहीं पता चलेगा, ये एंकर टैग हमें यहाँ पर पता चलेगा अपनी इनर HTML के अंदर। और जो इनर HTML और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर डिफरेंस होता है, एक्चुअली टेक्स्ट कंटेंट भी हमें टेक्स्ट ही दिखाता है, बट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर आप नोटिस करेंगे यहाँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस आ गई हैं, और ये काफ़ी रैंडम स्पेसेस हैं। हम नोटिस करें इन स्पेसेस का इस पेज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पर कॉमिक्स के बाद क्या हुआ है, एक नेक्स्ट लाइन आ गई है, पर हमारे पेज पर तो कॉमिक्स के बाद कोई नेक्स्ट लाइन आई नहीं है। मतलब कॉमिक्स यहाँ पर खत्म हो रहा है तो उसके बाद कोई नेक्स्ट लाइन प्रिंटेड नहीं है, तो फिर ये /n हमें क्यों दिखा रहा है, जबकि /n नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। एक्चुअली टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जिस तरीके से टेक्स्ट दिखाई देता है दैट इज वेरी सिमिलर टू कि हमने index.html में अपना टेक्स्ट कैसे लिखा है। जैसे यहाँ पर index.html में अगर हमने टेक्स्ट कुछ इस तरीके से लिखा है तो हमारे टेक्स्ट कंटेंट भी यहाँ पर वैसे ही प्रिंट होगा। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन शुरू हो रही है अपने बोल्ड टैग के साथ और फर्स्ट लाइन खत्म हो रही है बुक्स के साथ, तो यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन शुरू हो रही है हमारे स्पाइडरमैन के साथ और कहाँ पर खत्म हो रही है, बुक्स पर। बुक्स के पास क्या आ गया, /n आ गया, विच इज फॉर नेक्स्ट लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने सिर्फ पब्लिश्ड बाय प्रिंट करवाया है, तो पब्लिश्ड बाय और उसके बाद दोबारा से एक नेक्स्ट लाइन आ गया। तो यहाँ पर ये जो हमें /n बार बार दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसलिए दिखाई दे रहा है कि index.html के अंदर हमारी ये लाइन कब खत्म हुई है। तो टेक्स्ट कंटेंट दिखाता है कि index.html के अंदर हमने क्या क्या लिखा हुआ है, बल्कि इनर टेक्स्ट दिखाता है कि यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या प्रिंट हो रहा है, और इनर HTML दिखाता है कि हमारा HTML का मार्कअप एक्चुअली क्या था। अब इनर HTML से तो ठीक है, हमें मार्कअप मिल गया, एक बार इनर टेक्स्ट और हमारे टेक्स्ट कॉन्टेंट के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस समझते हैं। लेट्स सपोज हमारा ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमारे पास ये एंकर टैग है और हम चाहते हैं कि इस एंकर टैग को हम डिस्प्ले नन कर दें। कैसे कर सकते हैं डिस्प्ले नन? स्टाइल में जा सकते हैं, इनलाइन स्टाइल में इसका डिस्प्ले सेट कर सकते हैं टू नन। जैसे ही डिस्प्ले नन सेट कर दिया यहाँ पर, वैसे क्या होगा, मार्वल कॉमिक्स हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे पेज को और अब यहाँ पर पता चल रहा है पब्लिश्ड बाय के बाद मार्वल कॉमिक्स यहाँ पूरे के पूरे पैराग्राफ में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम सबसे पहले तो अपने पैराग्राफ को लिख लेते हैं और अब पैरा के लिए हम प्रिंट करवाते हैं अपना इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट प्रिंट करवाया तो यहाँ दिखाई दे रहा है पब्लिश्ड बाय नथिंग, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट कंटेंट प्रिंट करवाएं तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, पब्लिश्ड बाय के बाद मार्वल कॉमिक्स हमें यहाँ पर दिखाई देगा। मार्वल कॉमिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि मार्वल कॉमिक्स पब्लिश्ड बाय के बाद ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो एंकर टैग है, ये कभी प्रिंट ही नहीं हुआ। तो मार्वल कॉमिक्स कैसे दिखाई दे रहा है टेक्स्ट कंटेंट में? क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट अपना जो टेक्सचुअल कंटेंट होता है वो HTML फाइल से ले रहा है, जबकि इनर टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है वहां से अपना कंटेंट उठाता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे हमें अभी याद कर लेना चाहिए इन तीनों प्रॉपर्टीज के बीच में। इनर टेक्स्ट हमें वो टेक्स्ट देता है जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देता है, हमारा इनर HTML हमें पूरा HTML मार्कअप देता है, और टेक्स्ट कंटेंट हमें वो टेक्स्ट देता है जो हमने एक्चुअल HTML फाइल के अंदर लिखा हुआ है। अब हो सकता है HTML फाइल के अंदर हम कुछ कंटेंट को हाइड कर दें, उसकी विजिबिलिटी नन कर दें, डिस्प्ले नन कर दें, तो फिर क्या होगा, वो कंटेंट स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, तो फिर वो हमारे इनर टेक्स्ट के अंदर दिखाई नहीं देगा, पर वो कंटेंट हमेशा टेक्स्ट कंटेंट के अंदर तो दिखाई देगा ही देगा। तो ये तो हमने डिफरेंसेस समझे। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन के लिए हमारा जो पैरा है, मतलब ये वाला पूरा पैरा, इसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं बाय सेटिंग द इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इनर टेक्स्ट हो अगर हम सेट कर दें ABC, तो क्या होगा, पूरे पैराग्राफ की वैल्यू यहाँ से हट जाएगी और उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी टू ABC। अब अगर हम चाहते हैं कि ABC की जगह यहाँ पर आ जाए हाय आई एम पीटर पार्कर, एंटर किया तो ये वाली लाइन हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो बेसिकली जब भी हम अपने पैराग्राफ के इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं टू सम वैल्यू, तो यहाँ पर वो वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी।
पर अगर हम चाहें कि इनर टेक्स्ट के अंदर हम कुछ चीज़ों को बोल्ड बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज पीटर पार्कर को हम बोल्ड बनाना चाहते हैं, तो इसको हम अपने बोल्ड टैग के अंदर लिख दें कुछ इस तरीके से, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इनर टेक्स्ट सारी चीज़ों को टेक्स्ट समझता है, वो उन्हें HTML नहीं समझता। तो हमारे जो बोल्ड टैग हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होकर आ जाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर हमने इनर HTML किया होता, एंटर करते, तो उस केस में क्या होता? उस केस में टैग्स को एक्चुअली रिकॉग्नाइज करता है HTML। तो यहाँ पर पीटर पार्कर क्या हुआ? बोल्ड में होकर आ गया। तो ये डिफरेंस होता है जब हमें कुछ इस तरीके का कंटेंट सेट करना होता है जिसमें हम अपने HTML मार्कअप को भी पास करना चाहते हैं, वहां पर हम इनर HTML यूज कर सकते हैं। जब हमें नॉर्मल टेक्स्ट देना होता है तो वहां पर हम अपने इनर टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज ये हमारी मेन हेडिंग है और इस मेन हेडिंग को अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसे एक्सेस कर लेंगे, लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी H1 हेडिंग को। हम चाहें तो अपनी हेडिंग की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट। तो हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट है अभी स्पाइडरमैन के इक्वल। अगर हम इस हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए हम या तो स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, पर अभी स्टाइलिंग की हमने बात नहीं की कि स्टाइल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो अंडरलाइन के लिए हम अपना अंडरलाइन टैग भी यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है अभी इसकी जो वैल्यू है दैट इज स्पाइडरमैन, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं हेडिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं अंडरलाइन के लिए यू एंड स्पाइडरमैन एंड दोबारा से अपना अंडरलाइन टैग खत्म, एंटर। तो उससे क्या हुआ? हमारी जो मेन हेडिंग है वो अंडरलाइन होकर आ गई। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम रिफ्रेश करें दोबारा से अपनी जो हेडिंग है उसे हम लेकर आ जाते हैं। हमारी ये जो हेडिंग है इसकी वैल्यू हमें पता है दैट दिस इज माय मेन हेडिंग। अब इस हेडिंग का अगर हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट यूज़ करना है तो इनर HTML इज इक्वल टू अंडरलाइन टैग्स के अंदर हम यहाँ पर इनफैक्ट डबल कोट्स की जगह हम अपने बैक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। बैक टेक्स्ट जैसे ही यूज़ किए उसके बाद यूज़ कर लेंगे अपने अंडरलाइन टैग को, और अंडरलाइन टैग के अंदर हमें कोई वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपना हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट। तो इस बार हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी हेडिंग के अंदर क्या टेक्स्ट था, उसी को हम याद करें, दोबारा लिखें। हम सिंपली क्या कर सकते हैं? अपने बैक टेक वाले लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं एंड उसी के अंदर हमें जो पार्ट स्ट्रिंग के पार्ट में लिखना है वो स्ट्रिंग की तरह लिख सकते हैं और बाकी पार्ट को हम वेरिएबल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हेडिंग के अंदर जो भी ऑलरेडी वैल्यू है उसको आप क्या कर दो? अंडरलाइन के अंदर पास कर दो, और वो जो फाइनल वैल्यू आएगी अंडरलाइन होकर सारा का सारा टेक्स्ट उसे हम असाइन कर देंगे अपनी इनर HTML प्रॉपर्टी को। तो इस तरीके से जो भी हेडिंग के अंदर कॉन्टेंट होगा वो क्या होगा? अंडरलाइन होकर आ जाएगा। तो हमने ये जो चेंजेस किए हैं इन्हें ही एक्चुअली DOM मैनिपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने अपने HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया है ऑन द पेज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन के बारे में, यानी डायरेक्टली जाकर हम एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो जाते हैं HTML के अंदर? हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा है। हमारी जो ID होती है वो भी एक एट्रीब्यूट होता है, हमारी जो क्लास होती है वो भी एक एट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा हमारी जो स्टाइलिंग होती है वो भी एक्चुअली एक एट्रीब्यूट है। या अगर हम इमेज जैसे एलिमेंट की बात करते हैं तो इमेज के अंदर जो हमारा सोर्स होता है, सोर्स भी एक एट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के लिए हम दो मेथड्स को यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड होता है गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें दे देता है, यानी हमें पता चल जाता है कि इस एट्रीब्यूट के लिए इस ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू ऑलरेडी सेट है। और अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेट एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पास करेंगे कि हम कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं और वो वैल्यू चेंज होकर कौन सी नई वैल्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इनको बेसिकली हम गेटर्स एंड सेटर्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर ये टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज होगी एंड इनफैक्ट काफ़ी बार सुनेगी आपको गेटर्स एंड सेटर्स। गेटर्स एंड सेटर्स दो फंक्शंस का एक सेट होता है जिससे हम वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो ये जनरली इनको गेटर्स एंड सेटर्स बोला जाता है। तो जनरली जब हम अपने ऑब्जेक्ट लिटरल्स बनाते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो उसके अंदर हम दो तरीके के मेथड जरूर देते हैं, गेटर्स मेथड्स एंड सेटर्स मेथड्स। पर उसको अभी के लिए भूल जाते हैं, अपने गेट एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट को ध्यान से देखते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। लेट्स सपोज हम अपनी इस मेन ऑब्जेक्ट की, अपनी मेन इमेज की बात करते हैं। तो मेन इमेज जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्लेड है एंड इस मेन इमेज को हमने ID भी दी है विच इज मेन इमेज। हम चाहें तो ID एट्रीब्यूट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसे स्टोर करवा लेते हैं कहीं पर। लेट इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर
और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना इमेज टैग। तो हमारे पास हमारी इमेज आ जाएगी विच इज़ दिस इमेज। हम चाहें तो इमेज के लिए उसकी आईडी को गेट कर सकते हैं। तो इमेज डॉट गेट एट्रीब्यूट, और गेट एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट हम पास करेंगे, हम अपना आईडी एट्रीब्यूट पास करेंगे। तो आईडी एट्रीब्यूट से हमें पता चल गया कि आईडी की अभी क्या वैल्यू है, आईडी की अभी वैल्यू है मेन इमेज। अब हम चाहें तो इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। हम चेंज कर सकते हैं इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट के अंदर हम अपनी आईडी को पास कर देंगे कि हम आईडी को चेंज करना चाहते हैं, और आईडी को चेंज करके हम लिखना चाहते हैं स्पाइडरमैन इमेज, एंटर। तो उससे क्या हुआ, अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी स्टाइलिंग चेंज हुई है। ये स्टाइलिंग चेंज क्यों हुई स्पाइडरमैन इमेज की मदद से, क्योंकि यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS के अंदर हमने मेन इमेज को विड्थ दी थी 35%। तो यहाँ क्या हुआ, वो विड्थ रीसेट हो गई, मतलब दोबारा से स्पाइडरमैन की जो ओरिजिनल साइज था वो आ गया, क्योंकि ये जो स्टाइलिंग दे रखी है ये मेन इमेज ने दे रखी है। अब हम यहाँ पर 35 की जगह लेट्स सपोज 50% कर दें, सेव करें और यहाँ रिफ्रेश करें, तो स्पाइडरमैन इमेज काफ़ी बड़ी है। पर अगर हम स्पाइडरमैन का जो आईडी एट्रीब्यूट है उसको चेंज करके पहले इसे गेट कर लेते हैं, और इसे चेंज करके अगर इसकी आईडी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो वो स्टाइलिंग कभी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। इसीलिए किसी भी एलिमेंट की आईडी और क्लास नेम को चेंज करने से पहले हमें 2 बार सोचना है, क्योंकि जैसे हम किसी का भी क्लास नेम या आईडी को चेंज करते हैं, उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को रीसेट करते हैं, तो वैसे ही जो स्टाइलिंग हमने ऑलरेडी उनको दी थी वो स्टाइलिंग वहाँ से हट जाती है। इसके साथ साथ हम चाहें तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी रीसेट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इमेज के लिए हम इमेज का सोर्स एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट को चेंज करके हम कुछ और एट्रीब्यूट दे सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट वाली जो इमेजेस हैं उनका सोर्स उठा लेते हैं, एंड हम इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट की वैल्यू में जाकर अपने सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। क्या वैल्यू दे रहे हैं हम उसे, ये वाला जो नया लिंक है इसे हम सेट कर रहे हैं। तो सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करके हम इस URL पर चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वाली जो थर्ड इमेज है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसको करेंगे एंटर, तो क्या हुआ, ये इमेज चेंज होकर आ गई। तो इस तरीके से सोर्स भी चेंज हो सकता है, आईडी भी चेंज हो सकती है, हम चाहें तो क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारी ये जो इमेज है इसके पास अभी हमारी क्लास नहीं है, यानी अगर हम प्रिंट करेंगे इमेज डॉट गेट एट्रीब्यूट क्लास, तो उस केस में हमारे पास नल प्रिंट होकर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। क्लास की वैल्यू को हम सेट करके कर सकते हैं लेट्स सपोज 2 इमेजेस, एंटर। तो अब अगर हम गेट एट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी ये जो इमेज वाली ऑब्जेक्ट है इसको एक क्लास मिल गई है इमेजेस। तो इस तरीके से हम अपने गेट एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो हमने एलिमेंट्स के कंटेंट को कैसे चेंज करना है वो सीख लिया, हमने एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज करना है वो सीख लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी स्टाइलिंग को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टाइलिंग को मैनिपुलेट करने के लिए हम अपनी ऑब्जेक्ट की स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी स्टाइलिंग चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर इसे वापस से सेट कर देते हैं टू 35%। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्टाइलिंग सेट करनी है तो सबसे पहले स्टाइलिंग को चेक करने के लिए हम अपने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी ये वाली जो ऑब्जेक्ट है यानी स्पाइडरमैन वाली इमेज, इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करते हैं और इसकी स्टाइलिंग हम सेट करने की या चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई, और इमेज को जब हम प्रिंट करवाएंगे console.dir इमेज, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आएगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी होती है हमारी स्टाइल प्रॉपर्टी, यानी ये वाली प्रॉपर्टी। स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग इस इमेज के ऊपर अप्लाइड है वो हमारे पास आ जाएगी। और स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एक्चुअली अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो जाती है। तो हम यहाँ नोटिस करेंगे बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट स्टाइलिंग मेंशन्ड है जो हर एक एलिमेंट के पास आ रही होगी। यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड ओरिजिन है, बैकग्राउंड पोजिशन है। ये आप नोटिस करेंगे बैकग्राउंड इमेज के बीच में हाइफन नहीं है, मतलब CSS में जैसे हम बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं, CSS में अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी लिखनी होती है तो वो जनरली इस तरीके से लिखी जाती है कि उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं तो बीच में हाइफन आ जाता है, तो हम बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं। पर वही सेम प्रॉपर्टीज़ जब जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइल प्रॉपर्टीज़ में असाइन होती है तो वो हमारी कैमल केस के अंदर आती है। कैमल केस यानी वो वाला केस जिसमें हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते आए हैं जावास्क्रिप्ट में। तो बैकग्राउंड कलर जो है या बैकग्राउंड इमेज जो है वो प्रॉपर्टी चेंज होकर हो जाएगी बैकग्राउंड इमेज। उसी तरीके से अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे यहीं पर हम देख सकते हैं बॉर्डर बॉटम अगर प्रॉपर्टी है तो बॉर्डर बॉटम हम CSS के अंदर कुछ इस तरीके से लिखते हैं हाइफन के साथ, पर वही प्रॉपर्टी यहाँ पर आकर चेंज हो जाती है टू बॉर्डर बॉटम। तो हमारे पास कैमल केस आ गया है इंस्टेड ऑफ अ हाइफन।
इसी तरीके से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारी कलर प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दिख जाएगी, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, ये हमारी कलर प्रॉपर्टी आ गई। अब इमेज के लिए कोई कलर सेट नहीं है तो इसकी वैल्यू भी सेट नहीं है। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे बहुत सारी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ हमें दिखती हैं अपनी एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। हम चाहें तो इमेज डॉट स्टाइल भी सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा दिस इज़ अ CSS स्टाइल डिक्लेरेशन जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। अब ये तो हमारा इमेज हो गया। हम चाहें तो अपनी हेडिंग को भी इसी सिमिलर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड उसके अंदर हम पास कर देंगे अपनी H1 को फॉर आर हेडिंग। अब हम चाहें तो अपनी हेडिंग के लिए हेडिंग डॉट स्टाइल भी प्रिंट करवा सकते हैं, डॉट स्टाइल। तो इससे भी बहुत सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। अब इस हेडिंग की स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए हम स्टाइल के अंदर के एट्रीब्यूट्स को चेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे स्टाइल के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे सिंपल अपने कलर एट्रीब्यूट के साथ स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो कलर है, यानी इस हेडिंग का अगर हमें कलर चेंज करना है, लेट्स सपोज इसका कलर हम पर्पल करना चाहते हैं, तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है, हमारी ये जो की है कलर, इसे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं पर्पल। सेव एंड क्या हुआ, हमारी हेडिंग चेंज हो गई टू पर्पल। हम इसे चाहें तो ग्रीन भी कर सकते हैं, तो अपना कलर अगर हमें चेंज करना है तो इसे ग्रीन सेट कर दिया तो स्पाइडरमैन क्या हुआ, ग्रीन कलर में हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। उसी तरीके से लेट्स सपोज हम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर वैसे तो हम CSS के अंदर कुछ इस तरीके से लिखते हैं अपना बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है CSS में, पर यहाँ पर सारी चीज़ें कैमल केस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये बैकग्राउंड कलर हमारी प्रॉपर्टी होगी। और बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं लेट्स से येलो, एंटर किया तो हमारी हेडिंग के पास येलो बैकग्राउंड कलर आ गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हम उनकी स्टाइलिंग को सेट कर सकते हैं। अब हम एक और चीज़ करने वाले हैं, हमारे ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सारे के सारे ये जो LI एलिमेंट्स हैं यानी एंकर टैग्स हैं, इनके लिए हम स्टाइलिंग को चेंज करना चाहते हैं कि जितने भी एंकर टैग्स हैं उनकी जो कलर है वो चेंज होकर हो जाए येलो के इक्वल। तो उसके लिए हम अपने app.js के अंदर कोड लिखेंगे। बेसिकली हमारा ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसके अंदर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे LI टैग्स हैं, LI के अंदर हमारे पास एंकर टैग्स हैं। सारे के सारे एंकर टैग्स का हम कलर चेंज करना चाहते हैं टू द कलर लेट्स से येलो। तो सबसे पहले तो हम लिंक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट लिंक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। सिलेक्टर ऑल से हमारे सारे के सारे एंकर टैग्स हमारे पास आ जाएंगे, पर हमें सारे के सारे एंकर टैग्स नहीं चाहिए, हमें वो सारे एंकर टैग्स चाहिए जो हमारे इस बॉक्स के अंदर आते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट कर सकते हैं अपना हैश बॉक्स, या ये क्लास है हमारी, दिस इज अ क्लास, तो डॉट बॉक्स एंड देन हमारे एंकर टैग्स। तो हमारे लिंक सेलेक्ट हो गए। लिंक सेलेक्ट हो गए तो हमें क्या मिला होगा, हमें एक कलेक्शन मिला होगा, उसके ऊपर हम लूप चला सकते हैं फॉर लेट i इक्वल 0 i लेस देन लिंक्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। हर बार हम क्या करेंगे, हमारा जो लिंक्स है या लिंक्स ऑफ i है उसके लिए हम अपने स्टाइल डॉट कलर को रीसेट कर सकते हैं टू द कलर येलो। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन किया वैसे ही ये सारे के सारे कलर्स येलो में चेंज हो गए। हम चाहें तो इसे पर्पल भी कर सकते हैं। सेव रिफ्रेश, तो क्या हुए, पर्पल में जाकर सेट हो गए। हम चाहें तो इसे ग्रीन भी कर सकते हैं। सेव रिफ्रेश, तो सारे के सारे ग्रीन कलर में चेंज हो गए। अब ये तो हमने फॉर लूप लगाया है, एक और बेटर तरीका होगा अपने फॉर ऑफ लूप को यूज करने का। तो फॉर लिंक ऑफ लिंक्स एंड सिंपली हम कर सकते हैं हमारा लिंक डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू पर्पल। सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, पर्पल में आकर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम अपने लूप की हेल्प से भी सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की जो स्टाइलिंग है वो अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ हमारे स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में, ये जो हमारी स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, इस स्टाइल प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सारी की सारी इनलाइन स्टाइलिंग को एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आपने CSS के अंदर कोई स्टाइल डिफाइन किया है तो CSS के अंदर वाला स्टाइल इस प्रॉपर्टी से एक्सेस कर पाना या सेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि अभी जो हमने लिंक्स के लिए उनका कलर सेट किया है, ये सारा का सारा हमारा इनलाइन स्टाइल में सेट हुआ है, CSS के अंदर सेट नहीं हुआ। इसीलिए स्टाइल प्रॉपर्टी को हम उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते अपनी स्टाइलिंग सेट करने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो बॉक्स ऑब्जेक्ट है यानी हमारा जो डिव है उसके अंदर हमने बहुत सारी स्टाइलिंग सेट कर रखी है। हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा है, हमने विड्थ सेट कर रखी है, पैडिंग सेट कर रखी है, बॉर्डर सेट कर रखा है। अब एक बार अगर इस बॉक्स को हम चेक करें अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी लेट बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम एक्सेस करते हैं अपने बॉक्स को।
तो इससे क्या होगा, हम बॉक्स की जो स्टाइलिंग प्रिंट करवाएंगे बॉक्स डॉट स्टाइल, उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज आएंगी। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या बॉक्स के लिए उसका बैकग्राउंड कलर विजिबल हो पा रहा है डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर। डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी में हम जाएंगे अपने बैकग्राउंड कलर पर, यहाँ पर ये रहा बैकग्राउंड कलर। हमें दिख रहा है स्टाइल प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड कलर की तो जो वैल्यू है वो बिल्कुल एम्प्टी है। वहीं पर हम अपनी बॉर्डर प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ पर ये हमारे बॉर्डर है, बॉर्डर भी कंप्लीटली खाली है। वहीं पर हम अपनी विड्थ को भी देख सकते हैं, पैडिंग को भी देख सकते हैं। पैडिंग हमने 1 रेम सेट की है, तो नीचे जब जाएंगे हम पी पर, वी कैन गो एंड लुक एट पैडिंग, तो पैडिंग भी क्या है, एम्प्टी आ रही है। तो बेसिकली बॉक्स के लिए हमने CSS के अंदर इतनी सारी स्टाइलिंग सेट की थी, पर वो हमारी स्टाइल प्रॉपर्टी से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टाइल प्रॉपर्टी हमें सारा का सारा इनलाइन स्टाइल देती है। यहीं पर अगर बॉक्स के लिए हमने सेम बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे अगर यहाँ पर सेट किया होता, कैसे सेट किया होता, स्टाइल प्रॉपर्टी से हमारा बैकग्राउंड कलर अगर हमने सेट किया होता लाइट ग्रे। अब इसे करते अगर रिफ्रेश, बॉक्स प्रिंट करवाते, बॉक्स के लिए स्टाइल प्रिंट करवाते, तो अब अगर हम अपने बैकग्राउंड कलर पर जाएं तो इस बार बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे आ रहा है। तो बेसिकली स्टाइल से सिर्फ वही चीज़ें दिख पाती हैं जो हमने इनलाइन सेट की है, पर जनरली जो हम जितना भी अपना HTML की स्टाइलिंग लिखते हैं वो सारी की सारी स्टाइलिंग हमारी CSS के अंदर लिखी जाती है। इसीलिए स्टाइल प्रॉपर्टी को हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते स्टाइलिंग सेट करने के लिए। अब अपनी क्लास की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास लिस्ट का। हर ऑब्जेक्ट के लिए हम उसकी क्लासेस की लिस्ट चेक कर सकते हैं। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही सिंगल क्लास हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने मल्टीपल क्लासेस दे रखी हूँ। तो सारी की सारी ऑब्जेक्ट की क्लासेस चेक करने के लिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्लास लिस्ट। तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। जैसे लेट सपोज हमारी ये जो इमेज है, इमेज के लिए हमें क्लासेस चेक करनी है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं लेट इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पर हम पास कर सकते हैं अपनी इमेज। तो इमेज डॉट क्लास लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो क्या आया, इमेज के लिए क्लास लिस्ट की वैल्यू आई है हमारे पास एम्प्टी वैल्यू, लेंथ इज इक्वल टू 0, वैल्यू नल। बेसिकली इसका ये मतलब है कि इमेज को अभी भी हमने कोई भी क्लास दी नहीं है, पर यहाँ पर जाकर index.html में हम अपनी इमेज को क्लास दे सकते हैं। ये मेरी इमेज है, इसे अभी हमने ID दी है, हम चाहें तो इसे बहुत सारी क्लासेस दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसे क्लास देते हैं ABC एंड एक दूसरी क्लास दे देते हैं XYZ। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, दोबारा से अपनी इमेज एंड इमेज के लिए क्लास लिस्ट। इस बार इमेज के लिए हमारे पास 2 क्लासेस आ रही हैं, पहली क्लास है ABC एंड सेकंड क्लास है हमारे पास XYZ। उसी तरीके से हम चाहें तो अपनी हेडिंग की भी क्लास प्रिंट करवा सकते हैं। इस हेडिंग एलिमेंट के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेट हेडिंग इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास हेडिंग। और अभी हेडिंग की अगर हमें क्लासेस चेक करनी है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट। तो अभी हेडिंग के पास कोई भी अपनी इंडिविजुअल क्लासेस नहीं है। तो ये जो क्लास लिस्ट है ये तो हमें बता देगी कि किसी भी एलिमेंट के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अभी कितनी क्लासेस हैं। पर अगर हम चाहें तो उन क्लासेस को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यानी हमारी जो क्लास लिस्ट है उसके अंदर अगर हमें नई क्लासेस ऐड करनी है तो उसके लिए हम ऐड मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एंड इसके अंदर हमने कोई भी क्लास ABC है उसे ऐड कर दिया। तो अब हम अपनी क्लास लिस्ट चेक करेंगे तो उसके अंदर हमें ABC मिल जाएगा, और यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ आ जाएगी 2 1। अभी तो इस ABC क्लास को ऐड करने का कोई फायदा नहीं हुआ, बट लेट्स सपोज हमें इस हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो जो भी हमें स्टाइलिंग के अंदर चेंजेस करने हैं वो सारे के सारे चेंजेस की हम एक क्लास बना देते हैं। तो अपनी स्टाइल डॉट CSS के अंदर जाकर हम अपनी कलर नाम की या एक ग्रीन नाम की क्लास बना सकते हैं, और अगर ग्रीन नाम की क्लास हो किसी भी एलिमेंट के पास तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर सेट हो जाएगा टू द कलर ग्रीन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब क्या करेंगे, दोबारा से अपनी हेडिंग को एक्सेस करेंगे, और हेडिंग के लिए अब क्लास लिस्ट चेक कर लेते हैं, अभी एम्प्टी है। तो हेडिंग के लिए क्लास लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं अपनी कौन सी क्लास, अपनी ग्रीन क्लास। तो हम ग्रीन को ऐड कर देंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही हमारी हेडिंग की क्लास लिस्ट में ग्रीन ऐड हो गया, मतलब हेडिंग को क्लास ग्रीन मिल गई, वैसे क्या हो गया, स्टाइलिंग भी अप्लाई होगी, यानी उसका कलर ग्रीन हो गया। अब अगर हम हेडिंग की क्लास लिस्ट को चेक करें तो हमारे पास आएगा दिस ग्रीन। और सिर्फ ग्रीन नहीं, हम चाहें तो और भी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को कर सकते हैं सेट टू वेवी। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अभी क्या है, हेडिंग कंप्लीटली खाली है। जैसे किसी भी एलिमेंट को हम ग्रीन क्लास दे देंगे वैसे उसका कलर ग्रीन हो जाएगा और उसकी एक वेवी अंडरलाइन आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग को एक्सेस कर सकते हैं और हेडिंग के लिए ऐड कर सकते हैं अपनी क्लास ग्रीन। तो यहाँ पर क्लास हमारे पास ग्रीन आ गई। वेवी के साथ इसे हमें देना पड़ेगा, यहाँ पर कर देते हैं अंडरलाइन ब्लैक वेवी। सेव, रिफ्रेश,
दोबारा से हमारी हेडिंग को ग्रीन दिया तो क्या हुआ, कलर भी चेंज हो गया, साथ के साथ इसके पास एक वेवी अंडरलाइन भी आ गई। उस तरीके से हम चाहें तो और भी डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं, जैसे साथ के साथ हम चाहें तो इसे इटैलिक बना सकते हैं या कोई और चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं तो उन सारी चेंजेस को हम अपनी एक क्लास के अंदर लिखते हैं और फिर उस क्लास को अपनी क्लास लिस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसकी जो अंडरलाइन है उसे किसी और क्लास के अंदर रखें तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने एक क्लास बनाई अंडरलाइन, और अंडरलाइन के अंदर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन की ब्लैक वेवी, या इसे लिख देते हैं पर्पल वेवी। सेव, रिफ्रेश। तो अब हम अपनी हेडिंग को एक्सेस कर सकते हैं। हेडिंग को हम दे सकते हैं डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। इसके लिए हम अपनी क्लास ऐड कर देंगे ग्रीन, तो ग्रीन कर दी तो कलर ग्रीन हो गया। एंड दोबारा से इस बार इसके अंदर क्लास ऐड कर देंगे अंडरलाइन, तो क्या हो गया, अंडरलाइन भी आ गया। तो जितनी भी स्टाइलिंग है एक एक करके क्लासेस की फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कल को अगर हमें इसका कलर ग्रीन नहीं चाहिए, हम रीसेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपना मेथड यूज कर सकते हैं क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, जो हमारी किसी भी क्लास को रिमूव करने के काम आता है। तो अगर हम कलर को हटाना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव के अंदर हम पास कर सकते हैं अपनी क्लास ग्रीन। तो क्या हो गया, हमारा कलर वैसे के वैसे रीसेट हो गया, पर जो सेकंड क्लास लिस्ट के अंदर वैल्यू थी यानी हमारी अंडरलाइन, वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम रिमूव करें लेट्स सपोज ग्रीन, अब एंटर करेंगे तो उस केस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वो जो क्लास है ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। तो बार बार उसको रिमूव करने का सेंस नहीं है। अब ये जो स्टाइलिंग थी इसे हम चाहते हैं तो सेट एट्रीब्यूट से भी सेट कर सकते थे, यानी हम अपने हेडिंग के लिए हेडिंग डॉट सेट एट्रीब्यूट कर सकते थे, और सेट एट्रीब्यूट में हम अपनी क्लास की वैल्यू को सेट कर सकते थे टू द क्लास नेम ग्रीन। एंटर, तो उससे क्या हुआ, हमारी क्लास का नेम ग्रीन हो गया। पर जैसे ये क्लास नेम ग्रीन हो गया, एक चीज हमने नोटिस की कि हमारी अंडरलाइन हट गई। सेट एट्रीब्यूट को इसी रीजन की वजह से हम स्टाइलिंग के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि सेट एट्रीब्यूट पे एक टाइम में हमारे पास एक ही क्लास की वैल्यू हो सकती है। तो या तो हम ग्रीन वाली क्लास की वैल्यू रख सकते हैं या फिर अंडरलाइन क्लास की वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम स्टाइलिंग के लिए मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करके उन्हें असाइन कर दें, तो उसके लिए हम हमेशा क्लास लिस्ट को यूज करेंगे स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि सेट एट्रीब्यूट से जितनी भी पुरानी क्लास की वैल्यूज थी, चाहे वो 1 वैल्यू थी चाहे वो 5 वैल्यूज थी, वो सारी की सारी रीसेट हो जाएंगी टू अ सिंगल क्लास वैल्यू। इसीलिए सेट एट्रीब्यूट को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। हम हमेशा अपनी क्लास लिस्ट वाली प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं टू सेट आवर वैल्यू। अब इसके साथ साथ क्लास लिस्ट में एक और हमारे पास मेथड होता है विच इज द कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास लिस्ट के अंदर कोई भी क्लास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जैसे अभी हमने हेडिंग के लिए सेट एट्रीब्यूट कर रखा है ग्रीन, तो हम चाहें तो हेडिंग के लिए उसकी क्लास लिस्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं, तो अभी उसके अंदर सिर्फ वैल्यू ग्रीन है। तो अगर हमें चेक करना है कि हेडिंग के पास अंडरलाइन क्लास है क्या, तो उसके लिए हम क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स लिख सकते हैं, और कंटेन्स के अंदर हम पास कर सकते हैं अंडरलाइन। एंटर किया तो अभी क्या आ गया, फॉल्स आ गया, मतलब अंडरलाइन वाली क्लास हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती हेडिंग में। पर यहीं पर अगर हम ग्रीन पास करते तो उसके लिए हमारे पास ट्रू आ जाता। एंड इसके अलावा एक और हमारे पास मेथड होता है टॉगल मेथड। टॉगल मेथड को यूज किया जाता है क्लासेस को ऐड एंड रिमूव करने के लिए। टॉगल का मतलब होता है बेसिकली एक स्विच। जैसे हमारे पास घर में हमारे फैन को ऑन करने के लिए स्विच होता है, लाइट को ऑन करने के लिए स्विच होता है। स्विच कैसे काम करता है, स्विच में अगर स्विच ऑन है और उसको आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। और अगर स्विच ऑलरेडी ऑफ है और उसे हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। यानी अगर ऑन स्टेट में प्रेस करने से दोबारा ऑन तो होगा नहीं, हमेशा ऑफ ही होता है, और ऑफ है तो हमेशा प्रेस करने से वो ऑन होता है। तो उसी तरीके से इसे हम कहते हैं टॉगलिंग, या इसे हम कहते हैं टॉगल होना, कि कोई चीज अगर अभी येस है तो अगर हम और टॉगल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो वो नो हो जाएगी, और कोई चीज़ अभी नो है तो उसके ऊपर अगर टॉगल किया जाएगा तो वो येस हो जाएगी, और दोबारा से टॉगल करेंगे तो दोबारा से नो हो जाएगी, दोबारा से टॉगल करेंगे तो दोबारा से येस हो जाएगी। तो कोई स्टेट 0 और 1 के बीच में जब झूलती रहती है तो उसे हम टॉगलिंग कहते हैं। ऐड और रिमूव के बीच में टॉगल करने के लिए हम टॉगल मेथड को यूज करते हैं। टॉगल मेथड का बेसिक काम होता है कि वो चेक करता है क्या क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो उसे हटा देगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो उसे ऐड कर देगा। फिर दोबारा से एग्जिस्ट करती होगी तो हटा देगा, नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पर अभी हमारी हेडिंग की जो क्लास लिस्ट है उसके अंदर अभी सिर्फ ग्रीन क्लास है, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग के लिए डॉट टॉगल करेंगे अपनी ग्रीन क्लास को ही। एंटर किया, ये डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल हमें करना है,
डॉट टॉगल, तो क्या हुआ, हमारे पास फॉल्स आ गया। फॉल्स कहने का मतलब है कि अभी ग्रीन क्या है, रिमूव हो चुका है। तो ग्रीन पहले से एग्जिस्ट करती थी क्लास लिस्ट के अंदर, तो टॉगल ने क्या किया, उसे रिमूव कर दिया। और अब हम क्लास लिस्ट को चेक करें तो उसकी वैल्यू नन आ गई। वैसे ही जैसे ग्रीन है, टॉगल में हम लिख सकते हैं अंडरलाइन, एंटर किया, ट्रू आ गया। यानी हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल ने देखा कि अंडरलाइन तो पहले से नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसे ऐड कर दिया और ट्रू रिटर्न कर दिया। तो यहाँ अंडरलाइन भी आ गई हमारे पास। उसी तरीके से हम चाहें तो टॉगल ऑफ ग्रीन भी देख सकते हैं। तो टॉगल ने क्या किया, चेक किया ग्रीन एग्जिस्ट करती है क्या, ग्रीन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसने क्या किया, ग्रीन वाली क्लास को ऐड कर दिया लिस्ट के अंदर और हमारे पास ट्रू रिटर्न होकर आ गया। अब हम अपनी क्लास लिस्ट को ऐड करें तो हमारे पास दोनों क्लासेस हैं। अब दोबारा से हम अपनी अंडरलाइन के लिए टॉगल करें तो इस बार टॉगल चेक करेगा अंडरलाइन तो एग्जिस्ट करती है और वो उसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिमूव करके हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इस बार हम क्लास लिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ ग्रीन मिलेगा, अंडरलाइन नहीं मिलेगा। तो टॉगल का काम होता है कि कोई क्लास लिस्ट के अंदर क्लास एग्जिस्ट करती है तो उसे रिमूव कर दो, और एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे वहां पर ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट स्टाइलिंग को हम रीसेट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द एलिमेंट। हम चाहें तो हम इस बॉक्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, हम अपने बॉक्स का जो कलर है उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं टू येलो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक क्लास बना सकते हैं येलो बीजी के नाम से, येलो बैकग्राउंड कलर, और इस क्लास के अंदर हम अपने बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं टू येलो। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना एक वेरिएबल बना लेंगे बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं विद द क्लास नेम बॉक्स। तो हमारे पास हमारा बॉक्स आ गया। बॉक्स की अगर अभी क्लास लिस्ट चेक करें तो उसके अंदर एक सिंगल क्लास है जो बॉक्स नाम से। अब हम चाहते हैं इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो बॉक्स के लिए हम लिख सकते हैं डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड येलो बैकग्राउंड कलर, एंटर किया। तो अभी भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, इवन दो बॉक्स के अंदर क्लास हमारी ऐड हो गई है। बॉक्स भी आ गई है अब क्लास, येलो बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। ये चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर क्लास हमारी बॉक्स क्लास से पहले लिखी हुई है। अगर ये बाद में लिखते हैं तो पहले बॉक्स वाली सारी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, फिर बैकग्राउंड कलर वाली सारी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, क्योंकि बैकग्राउंड कलर बॉक्स के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसे एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब दोबारा से अपने बॉक्स को हम एक्सेस करेंगे। बॉक्स के लिए जो हमारी क्लास लिस्ट है उसके अंदर अभी सिर्फ बॉक्स स्टोर्ड है, तो उसके लिए हम येलो बैकग्राउंड कलर ऐड करा देंगे। अब क्लास लिस्ट चेक करें तो इसके अंदर येलो बैकग्राउंड कलर आ गया है। एलिमेंट्स के अंदर जाकर चेक करें तो यहाँ पर भी हमारा ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमें येलो बैकग्राउंड कलर क्लास मिल रही है, फिर भी येलो बैकग्राउंड कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग में हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है अपने बॉक्स को। यानी इनलाइन स्टाइलिंग की तो सबसे हायर प्रायोरिटी होती है। तो बॉक्स के अंदर जाकर, ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर ये स्टाइल प्रॉपर्टी को हम हटा देते हैं। इसे एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी क्या है, क्लास सिर्फ बॉक्स है हमारे डिव के पास। दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। बॉक्स की क्लास लिस्ट में अभी सिर्फ बॉक्स है और इसे हमने ऐड कर दिया येलो बैकग्राउंड कलर क्लास। तो इस बार येलो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होकर आ गया। और इनफैक्ट जितनी भी क्लासेस हम ऐड करते हैं या जो भी एट्रीब्यूट्स के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं वो हमारे HTML के अंदर यहाँ पर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर डिव क्लास के अंदर बॉक्स के साथ अब हमें येलो बैकग्राउंड कलर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं फॉर आवर HTML एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन की हेल्प से हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा सकते हैं। यानी अगर हमें नेविगेट करना है कि इस बॉक्स के बाद हमारे पास क्या हेडिंग आ रही है या कौन सा एलिमेंट आ रहा है उस पर हमें नेविगेट करना है, या फिर इस हेडिंग के बाद कौन सा पैराग्राफ आ रहा है इस पैराग्राफ पर हम नेविगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपनी नेविगेशन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। नेविगेशन के अंदर हम 3 तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक है हमारा पेरेंट एलिमेंट, एक है हमारा चिल्ड्रन, एक है हमारा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग या नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। यानी अभी तक हमने जिस भी हायरार्की की बात की है हमें ऑलरेडी पता है HTML एलिमेंट्स क्रिएट कैसे होते हैं। जैसे अगर हमने एक डिव बनाया है, ये हमारा लेट्स सपोज कोई भी डिव है, डिव के अंदर अगर हमने क्रिएट किया सबसे पहले एक H1 टैग इस तरीके से क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारा डिव टैग आता है और डिव टैग के 2 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, एक है हमारा H1, एक है हमारा पैराग्राफ। यानी हमने ऑलरेडी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन सीखा हुआ है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो अंदर आ रहे हैं किसी भी बाहर वाले एलिमेंट के, तो बाहर वाला एलिमेंट उनका पेरेंट बन जाएगा और अंदर वाले एलिमेंट क्या बन जाएंगे, उसके चिल्ड्रन बन जाएंगे।
और जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं आपस में जो एक दूसरे की नेस्टिंग में नहीं आते, ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, सिबलिंग बन जाएंगे। ये वही रिलेशन है जो हमें अपने घरों के अंदर देखने को मिलता है कि ऊपर हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के चिल्ड्रन होते हैं यानी बच्चे होते हैं, और वो बच्चे आपस में क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो सिबलिंग का मतलब भी वही होता है कि आपस में क्या है, भाई बहन है। तो इसी तरीके से हमारा एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है HTML एलिमेंट्स का। वही सेम हायरार्कियल स्ट्रक्चर हमारे डॉम के अंदर फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ आर ट्री। अब इस हायरार्कियल स्ट्रक्चर में हम चाहें तो नेविगेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए हम उसका पेरेंट एलिमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर H1 के लिए उसका पेरेंट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, div प्रिंट हो गया। पैराग्राफ एलिमेंट के लिए उसका पेरेंट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, div प्रिंट होगा। तो जो भी एलिमेंट इमीडिएटली बाहर की तरफ होता है वो पेरेंट एलिमेंट होता है, और हर किसी भी एलिमेंट के लिए एक सिंगल पेरेंट हमारे पास होता है। मतलब किसी भी चाइल्ड एलिमेंट का एक ही सिंगल पेरेंट होता है, मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर बात करते हैं अपने इस पेज के ऊपर, अगर हम लेट्स सपोज अपने index.html में देखें तो हम H4 के लिए, इस H4 के लिए अगर अपने पेरेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, इससे पहले क्या कोई H4 आता है, नहीं, ये हमारा फर्स्ट H4 है, और इस H4 के लिए हम इसका पेरेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो H4 के लिए पेरेंट कौन होगा, H4 के लिए पेरेंट होगा ये हमारा div जिसकी क्लास है बॉक्स। उसे हम चेक कर सकते हैं कैसे होगा। हम सबसे पहले तो अपने H4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट H4 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना H4, तो ये हमारे पास H4 आ गया। अब इस H4 के लिए हम इसका पेरेंट एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेरेंट एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया हमें पता चल गया H4 का पेरेंट एलिमेंट क्या है, H4 का पेरेंट एलिमेंट है ये हमारा div जिसके अंदर हमारे पास क्लास है बॉक्स। उसी तरीके से जैसे हम किसी भी एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, हम उसके चिल्ड्रन को भी निकाल सकते हैं। और जैसे पेरेंट सिंगल होता है, चिल्ड्रन मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो चिल्ड्रन के लिए हम अपनी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा H4 है, H4 के कितने चिल्ड्रन है, H4 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, क्योंकि H4 के अंदर ये हमारा टैग खत्म हो रहा है तो बीच में कोई भी चाइल्ड आ नहीं रहा। तो अगर यहाँ पर हम H4.children प्रिंट करवाएंगे, उस केस में क्या प्रिंट होगा, एक खाली HTML कलेक्शन हमारे पास प्रिंट होगा। पर हम चाहें तो इस div के चिल्ड्रन प्रिंट करवा सकते हैं। div के कितने चिल्ड्रन है, div का पहला चाइल्ड है H4, दूसरा चाइल्ड है ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो div के 2 चाइल्ड हमारे पास होंगे। तो पहले तो div को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉक्स, और बॉक्स के लिए हम प्रिंट करवा सकते हैं उसके चिल्ड्रन। तो बॉक्स के कितने चिल्ड्रन हैं, बॉक्स के 2 चिल्ड्रन हैं, पहला है हमारा H4, दूसरा है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम चाहें तो एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं विच इज चाइल्ड एलिमेंट काउंट। चाइल्ड एलिमेंट काउंट हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट के कितने चिल्ड्रन हैं। तो बॉक्स के कितने चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, पहला चाइल्ड है ये हमारी H4, दूसरा चाइल्ड है ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम चाहें तो ये भी देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के कितने चिल्ड्रन हैं, यानी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी UL अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड UL का सबसे पहले तो पेरेंट देखते हैं। UL का पेरेंट एलिमेंट कौन है, UL का पेरेंट एलिमेंट है हमारा बॉक्स, क्योंकि UL कहाँ आता है, UL हमारे बॉक्स के अंदर आता है। और अब हम UL के लिए उसका चाइल्ड एलिमेंट काउंट देख सकते हैं, UL डॉट चाइल्ड एलिमेंट काउंट। UL के कितने चिल्ड्रन है, UL के 3 चिल्ड्रन है। कौन से 3 चिल्ड्रन है, UL के लिए पहला चाइल्ड है ये वाली लिस्ट आइटम, दूसरा चाइल्ड है ये वाला लिस्ट आइटम, और तीसरा चाइल्ड है ये वाला लिस्ट आइटम। और उसके लिए वो तीनों प्रिंट भी करा सकते हैं, तीनों लिस्ट आइटम्स होंगे। UL डॉट चिल्ड्रन प्रिंट करवाए, एक HTML कलेक्शन आ गया जिसमें तीनों जो है लिस्ट आइटम्स है। यहाँ पे प्रिंट करवाए तो हमारे पास तीनों के तीनों लिस्ट आइटम्स आ गए। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन तो बहुत सिंपल होता है। इसके साथ साथ हम अपने सिबलिंग्स को भी नेविगेट कर सकते हैं, यानी सिबलिंग्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का अगर हम नेक्स्ट सिबलिंग चाहते हैं तो उसके लिए हम नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को यूज करते हैं, और प्रीवियस सिबलिंग चाहते हैं तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग को यूज करते हैं। जैसे ये जो हमारी सेकेंड लिस्ट आइटम है, इसका प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस होगा पब्लिशर, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा ये वाली लिस्ट। इसे क्लियर कर लेते हैं, UL को प्रिंट करवाते हैं। अभी UL हमारे पास अवेलेबल है, और UL के हम चिल्ड्रन को प्रिंट करवाते हैं। तो UL के 3 चिल्ड्रन है हमारे पास, Li1, Li2, Li3। अब हम चाहें तो चिल्ड्रन को सबसे पहले इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। चिल्ड्रन 0 कौन सा होगा, ये वाला होगा। 1 कौन सा होगा, 1 ये वाला है। एंड 2 कौन सा होगा, 2 हमारे पास ये वाला है। अब हम चाहते हैं कि हम इस 1 के लिए इसके सिबलिंग्स की वैल्यू को प्रिंट करें। इस 1 के लिए हम इसके सिबलिंग की वैल्यू को प्रिंट करें जो हाईलाइटेड लिस्ट आइटम है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं डॉट, सबसे पहले तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, एंटर किया तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या हो जाएगा,
ये हमने 2 के लिए प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग प्रिंट करवाया तो वो 1 आ रहा है, पर 1 के लिए प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग 0 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट अपीयरेंस के लिए, फर्स्ट अपीयरेंस है 1, उसके लिए प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग हो जाएगा पब्लिशर, जो हमारा एलिमेंट 0 है। और उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो 1 के लिए नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या है, 2 है, विच इज दिस li। इस पर हवर करेंगे तो भी ये हाईलाइट हो जाएगा कि इस तरीके से हम अपने प्रीवियस एलिमेंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट के पास जा सकते हैं। अब हमें अगर कुछ इस तरीके की चीज चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला जो हमारा लिंक है, लिस्ट आइटम है, इस लिस्ट आइटम का जो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है उसके लिए उसका कलर चेंज होकर हो जाए पिंक के इक्वल। तो इस तरीके से स्टाइल चेंज कर पाना भी पॉसिबल है। अब हम चाहें तो इस तरीके से नेविगेशन को एक्सेस करके स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारी ये जो हेडिंग है, हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। अब हमें पता है कि हेडिंग यहाँ पर आती है H1, पर हमें हेडिंग को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना, हम इस इमेज की फॉर्म में हेडिंग को एक्सेस करेंगे। इमेज और H1 क्या है, इमेज और H1 एक दूसरे के सिबलिंग्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इमेज को एक्सेस करेंगे और इमेज के लिए हम चाहें तो इसके सिबलिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या है, H1 है। अब हम चाहें तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग के लिए उसकी कलर प्रॉपर्टी को, या सबसे पहले उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो स्टाइल के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब स्टाइल के अंदर जाकर कलर प्रॉपर्टी को हम सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज टू ग्रीन। सेट कर दिया, एंटर कर दिया, तो क्या हुआ, हमारी H1 हेडिंग का कलर ग्रीन चेंज होकर आ गया। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली कहीं भी H1 को एक्सेस नहीं किया, पर हमने इनडायरेक्टली इमेज की फॉर्म में H1 को एक्सेस किया और अपना ग्रीन कलर सेट कर दिया। अभी ये जो हम प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, नेविगेशन सीख रहे हैं, स्टाइल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि एज अ बिगिनर हमें ज़्यादा इनका सेंस समझ नहीं आएगा कि हम आगे पीछे क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टली हेडिंग को भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, पर कई बार हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कुछ इस तरीके से होगा कि हम नए नए एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे होंगे, तो उस केस में हमारे पास ट्रैक नहीं होगा कि हम कौन सी हेडिंग की बात करें, कौन से एलिमेंट की बात करें। तो उसमें हम नेविगेशन को काफी ज्यादा यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने डॉम मैनिपुलेशन के अंदर क्या सीखा कि हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग HTML डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। पर एक चेंज तो ये भी होगा ना कि इसके अंदर हम एक नया पैराग्राफ ऐड कर दें, या नई इमेज ऐड कर दें, या नई हेडिंग ऐड कर दें यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अब हम उस पार्ट को सीखने वाले हैं डॉम मैनिपुलेशन के। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने क्रिएट एलिमेंट मेथड का। तो डॉक्यूमेंट के पास ऑलरेडी एक क्रिएट एलिमेंट मेथड होता है, और इस मेथड के अंदर हम जिस भी टाइप का एलिमेंट चाहें उस एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक पैराग्राफ इंसर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एक पैराग्राफ। तो क्या होगा, एक पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। कहां पर क्रिएट हुआ है ये एलिमेंट, अगर हम अपने एलिमेंट्स के अंदर जाएं, यानी अपने HTML के कोड को जाकर देखें, तो यहाँ पर ये जो हमारा पैराग्राफ है हमें एज सच कहीं पर दिखाई नहीं देगा, बट हम इस पैराग्राफ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। न्यू पैरा इज आर वेरिएबल, या इसे न्यू p कह लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हम क्रिएट कर रहे हैं अपना p। इस p को जब हम प्रिंट करवाते हैं console.dir, तो ये जो नया एलिमेंट न्यू p हमने क्रिएट किया है, एक तो ये हमारे पेज के अंदर कहीं भी जाकर अभी इंसर्ट नहीं हुआ है, प्लस इस p के अंदर मैक्सिमम जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनफैक्ट सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट खाली हैं, कहीं हमें कोई ज़्यादा वैलिड वैल्यू दिखाई नहीं देगी। अगर हम इसके इनर टेक्स्ट या इनर HTML की बात करें तो वो भी एम्प्टी होगा स्टार्टिंग में। टेक्स्ट कंटेंट की बात करें यहाँ पर लास्ट में जाके टेक्स्ट कंटेंट भी खाली होगा। तो हमें इस p के अंदर हम चाहें तो कुछ मटेरियल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे न्यू पैराग्राफ के लिए हम इसके इनर टेक्स्ट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हाय आई एम अ न्यू p। तो p की वैल्यू क्या हो गई, अब हम console.dir करें p को, तो p के अंदर इनर टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो जाकर सेट हो गई होगी। यहाँ पर हम इसे एक्सेस भी कर सकते हैं, तो मेरा इनर टेक्स्ट ये बन गया, और इनर टेक्स्ट सेट हो गया तो हमारा इनर HTML भी आके सेट हो गया। अब ये p हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर तो क्रिएट हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्रिएट हो गया, पर ये p हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं हमें दिख नहीं रहा। तो किसी भी नए एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद हमें उसे इंसर्ट भी करना होता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए यूज करते हैं हम अपने अपेंड फंक्शंस का। सबसे पहले अपेंड फंक्शन के अंदर हम बात करेंगे अपेंड चाइल्ड की। अपेंड चाइल्ड क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर
अगर नेस्टिंग फॉर्म में हमें उसके अंदर इंसर्ट करना होता है कोई भी नया एलिमेंट, तो उसके लिए हम अपेंड चाइल्ड को यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बॉडी के अंदर अपना पैराग्राफ इंसर्ट करना है, हम चाहते हैं बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ इंसर्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहां पर आ जाएगी हमारी बॉडी, एंटर करेंगे। अब बॉडी के अंदर हम चाहें तो अपेंड कर सकते हैं अपेंड चाइल्ड। किसे अपेंड करने वाले हैं? हम अपने न्यू पी को अपेंड करने वाले हैं। न्यू पी को जैसे ही हमने बॉडी के अंदर अपेंड किया, वो कहां पर आ गया? बॉडी के बिल्कुल एंड में आ गया। अपेंड करने का मतलब होता है किसी भी चीज को लास्ट में जोड़ देना। तो सबसे पहले तो हमें अपेंड चाइल्ड के लिए अपना पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पेरेंट का हम चाइल्ड बनाना चाहते हैं, और फिर चाइल्ड की फॉर्म में कौन से एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं उसे हमें पास करना पड़ेगा अपने अपेंड चाइल्ड मेथड को। तो यहां से क्या हुआ? बॉडी के अंदर हमने एक नया पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया जिसके अंदर वही सारी वैल्यूज हैं जो हमने उसे क्रिएशन के टाइम पर दी थी। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड कर पाना पॉसिबल है। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम अपने चाइल्ड को अपेंड करें, तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो हमारा न्यू पी हो गया, और हम अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यहां से। लेट्स सपोज हमने अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, और बॉक्स के अंदर अपने पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड अपेंड चाइल्ड के अंदर हम पास कर सकते हैं अपना न्यू पैराग्राफ। एंटर किया तो क्या हुआ? हमारा जो न्यू पैराग्राफ है वो हमारे बॉक्स के अंदर आ गया। अब वो लास्ट में नहीं है, क्योंकि न्यू पैराग्राफ तो एक सिंगल एलिमेंट है, उसे हमने कहाँ इंसर्ट कर दिया? उसे हमने अपने बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो कॉपीज नहीं बनती, वो सिंगल एलिमेंट ही रहता है और वो एक ही जगह इंसर्ट हो पाता है। तो अब वो जाकर इंसर्ट हो गया है हमारे बॉक्स के लास्ट में। तो अपेंड का मतलब होता है लास्ट में जाकर इंसर्ट हो जाना, तो बॉक्स के अंदर हमारा पैराग्राफ आ गया है। इस तरीके से हम चाहें तो कोई बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हम क्रिएट करना चाहते हैं एक बटन को। तो इससे क्या हो गया? हमारा बटन क्रिएट हो गया। अब बटन को हम चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करा सकते हैं कंसोल डॉट dir btn। यहाँ पर btn हमारा वेरिएबल होगा। तो बटन की काफ़ी सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। अब बटन के अंदर भी हमारे पास ये इनर टेक्स्ट, इनर HTML होता है, तो इसका इनर टेक्स्ट सेट कर देते हैं। तो btn डॉट इनर टेक्स्ट को सेट कर देते हैं टू क्लिक मी। तो अभी तो ये हमारे पास बटन क्रिएट हो गया। हम चाहते हैं बटन हमारा बॉक्स के अंदर आ जाए, तो हम लिख सकते हैं बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड। तो बटन कहाँ पर आएगा? बटन हमारे पैराग्राफ के बाद आ जाएगा, अपेंड चाइल्ड बटन। एंटर किया तो क्या हुआ? एक बटन आ गया जो कह रहा है क्लिक मी। तो ये बटन यहाँ पर आकर हमारे पास इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस कर पाना, नए एलिमेंट्स क्रिएट कर पाना पॉसिबल है। पहले हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं विद क्रिएट एलिमेंट, फिर उन्हें अपेंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर एज अ चाइल्ड यूजिंग अपेंड चाइल्ड। अब जैसे हमारे पास अपेंड चाइल्ड होता है, वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज माई अपेंड फंक्शन। अब अपेंड फंक्शन के मल्टीपल यूजेस होते हैं। अपेंड से हम किसी भी एलिमेंट को भी अपेंड कर सकते हैं, प्लस हम चाहें तो किसी भी स्ट्रिंग को भी या किसी भी नई टेक्स्ट को भी अपेंड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारा ये जो पैराग्राफ था, न्यू पैराग्राफ, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो न्यू पैराग्राफ हमने बनाया था, अभी ये कुछ यहाँ पर है, हम चाहते हैं अपने न्यू पैराग्राफ के अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड कर दें। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं न्यू पी डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर दिस इज न्यू टेक्स्ट। एंटर कर दिया तो क्या हुआ? हमारा जो नया टेक्स्ट है वो हमारे पैराग्राफ के अंदर आ गया। तो अपेंड चाइल्ड से हम सिर्फ किसी पेरेंट के चाइल्ड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, एक नया चाइल्ड अपेंड कर सकते हैं, पर अपेंड से हम उसी एलिमेंट के अंदर जाकर चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हमने डायरेक्टली क्या किया? न्यू पैराग्राफ के अंदर ही चेंजेस कर दिए यूजिंग आवर अपेंड फंक्शन। तो अपेंड से अगर हमें कुछ और एडिशनल ऐड करना है उसके अंदर तो हम वो ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं नहीं, हमारा ये जो बटन है ये हमारे पैराग्राफ के अंदर ही आना चाहिए। जैसे अभी बटन कहाँ पर है? हमारे बॉक्स के अंदर पहले हमारा पैराग्राफ आ रहा है, फिर हमारा बटन आ रहा है, पर हम चाहते हैं हमारा बटन इस पैराग्राफ के अंदर ही आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लिख सकते हैं न्यू पैराग्राफ डॉट अपेंड हमारा बटन। एंटर किया तो क्या हुआ? पैराग्राफ के अंदर ही बटन आ गया, दोनों सेम लाइन पर आ गए। अब एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये हमारा पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर हमारा बटन एलिमेंट आ जाता है। तो अपेंड को हम नया एलिमेंट अपेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एज अ चाइल्ड इन नेस्टेड फॉर्म, या फिर हम उसी पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो दोबारा से टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डू नॉट क्लिक दिस बटन। एंटर किया
तो अब क्या हुआ, हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट आ गया, फिर हमारा बटन आ गया, फिर दोबारा से अपेंड हो गई और ज्यादा चीज, डू नॉट क्लिक दिस बटन। तो अपेंड और ज्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू अपेंड चाइल्ड। तो जनरली हम अपेंड चाइल्ड को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, हम अपेंड को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम पूरा कॉन्टेंट भी अपेंड कर पाते हैं, साथ के साथ हम नए नए एलिमेंट्स को भी अपेंड कर पाते हैं। अब जैसे हमारे पास अपेंड होता है, वैसे हमारे पास एक और मेथड होता है, आर प्रीपेंड मेथड। अपेंड क्या करता है, हमेशा लास्ट में ऐड करता है। तो प्रीपेंड क्या करता है, हमेशा फर्स्ट में ऐड करता है, यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में ऐड करता है। फर्स्ट कह सकते हैं या इसे हम स्टार्टिंग कह सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि हम इस न्यू पैराग्राफ को अपने बॉक्स के स्टार्टिंग में ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं बॉक्स डॉट प्रीपेंड न्यू पैराग्राफ। तो ये पूरी की पूरी चीज कहाँ हो गई, बॉक्स के शुरुआत में जाकर शिफ्ट हो गई। अब इसके अलावा एक और मेथड हमारे पास होता है। अब अभी तक हमने सीख लिया कि अपेंड कैसे करना है, प्रीपेंड कैसे करना है, यानी लास्ट में कैसे ऐड करना है और स्टार्टिंग में कैसे ऐड करना है। इसके अलावा एक और यूजफुल हमारे पास फंक्शन होता है इंसर्ट एडजेसेंट। इंसर्ट एडजेसेंट से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पर ऐड करना है, यानी कहाँ हम ऐड करना चाहते हैं, वेयर डू वी वांट टू ऐड आवर न्यू एलिमेंट, एंड कौन से एलिमेंट को हम ऐड करना चाहते हैं। तो इंसर्ट एडजेसेंट के लिए हम एक बार थोड़ा सा जाकर अपने MDN को देख लेते हैं। इंसर्ट एडजेसेंट में हमें दो वैल्यू पास करनी होती है, एक तो पोजीशन कि हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं, दूसरा अपना एलिमेंट। अब पोजीशन के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं, यानी अगर हम अपने किसी भी टारगेट एलिमेंट से जहां पर हमें ऐड करना है उससे पहले ऐड करना चाहते हैं, कि वो शुरू हो उसी से पहले हम किसी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो हम बिफोर बिगिन लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आफ्टर बिगिन होता है, किसी भी एलिमेंट के शुरू होने के बाद, मतलब उसी के अंदर नेस्टेड फॉर्म में बिफोर इट्स फर्स्ट चाइल्ड की तरह अगर हम किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, उसी तरीके से लास्ट चाइल्ड की तरह ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास बिफोर एंड होता है, और एलिमेंट के बाद ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास आफ्टर एंड होता है। अब ये शुरुआत में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, हम इसे एक एक करके शुरुआत से इंप्लीमेंट करके देखेंगे। जैसे रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, पेज बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। लेट्स सपोज हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। लेट BTN इज इक्वल टू, ये हमारे पास बटन क्रिएट हो गया, बटन का कुछ इनर HTML हम सेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू बटन। ये हमारा एक बटन हमारे पास क्रिएट होकर आ गया। अब हमें डिसाइड करना है इस बटन को हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारा अबाउट और ये है हमारा पैराग्राफ। अबाउट क्या है, अबाउट हमारा H2 टैग है, पैराग्राफ हमारा पैराग्राफ टैग है। हम अपने इस पैराग्राफ के हिसाब से अपने इस बटन को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट P इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर हमने पास कर दिया पैराग्राफ, तो हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ है ये वैल्यू। अब हमारे पास हमारे बटन की वैल्यू है, हमारे पास हमारे पैराग्राफ की वैल्यू है। इस पैराग्राफ में सबसे पहले हम अपना फर्स्ट जो पैरामीटर पास करेंगे वो होगा बिफोर बिगिन, यानी पैराग्राफ के शुरू होने से पहले हमें ऐड करना है। तो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट हमारा मेथड है जिसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये एलिमेंट हम ऐड कर देंगे, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं हम, बिफोर बिगिन, यानी शुरू होने से पहले हम ऐड करना चाहते हैं, तो हमें वैसे ही टाइप करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास एज अ सिंगल वर्ड बिफोर बिगिन। और किस एलिमेंट को हम ऐड करना चाहते हैं, हम अपने बटन को ऐड करना चाहते हैं। तो ये हमने कर दिया एंटर, तो बटन यहाँ पर आकर ऐड हो गया। ये बटन कहाँ पर आकर ऐड हुआ, बटन हमारे पैराग्राफ से शुरू होने से पहले ऐड हो गया, मतलब बटन कुछ यहाँ पर आकर ऐड हो गया। तो बिफोर बिगिन का मतलब होता है पैराग्राफ के शुरू होने से पहले। ऐसे ही हम आफ्टर बिगिन कर सकते हैं, मतलब शुरू होने के बाद। आफ्टर बिगिन करेंगे तो हमारा बटन हमारे पैराग्राफ के अंदर ही आ जाएगा। अब एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर बटन इंसर्ट हुआ है एज इट्स फर्स्ट चाइल्ड। तो आफ्टर बिगिन मतलब शुरू होने के बाद। वैसे ही हम कर सकते हैं बिफोर एंड। बिफोर एंड का मतलब होता है खत्म होने से पहले। खत्म होने से पहले का मतलब है कि जैसे ही पैराग्राफ खत्म हो उससे पहले, मतलब पैराग्राफ के अंदर ही बट लास्ट में। एंटर किया तो बटन कहाँ आ गया, पैराग्राफ के अंदर ही आया बट लास्ट में आया। मतलब एलिमेंट्स में ये जो हमारा पैराग्राफ है इसी के अंदर बटन आया है, पर बटन आया कहाँ पर है, बटन लास्ट में आया है एज द लास्ट चाइल्ड। एंड आफ्टर एंड का मतलब होता है खत्म होने के बाद। खत्म होने के बाद मतलब पैराग्राफ के बाद हमारा बटन आएगा। एंटर करेंगे तो बटन कहाँ पर आया, पैराग्राफ के खत्म होने के बाद आया। एलिमेंट्स में जाएंगे तो ये हमारा पैराग्राफ है यहाँ पर, एंड हमारा बटन कहाँ आया, बटन पैराग्राफ के खत्म होने के बाद कुछ यहाँ पर आया। तो इस तरीके से चारों को हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें अपने किसी भी नए एलिमेंट को कहाँ पर जाकर इंसर्ट करना है। अब जैसे हम अपने एलिमेंट्स को अपेंड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वैसे ही हम अपने एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, रिमूव चाइल्ड एंड रिमूव।
रिमूव चाइल्ड वैसे ही एक्ट करता है जैसे हमारा अपेंड चाइल्ड करता है। अपेंड चाइल्ड किसी भी पेरेंट के चाइल्ड एलिमेंट को ऐड करता है, रिमूव उसके चाइल्ड एलिमेंट को रिमूव करता है। और रिमूव क्या करता है, बिल्कुल अपेंड की तरह एक्ट करता है। और जनरली हम रिमूव को यूज कर रहे होंगे एज कंपेयर टू रिमूव चाइल्ड। जैसे लेट्स सपोज हम अपने इस न्यू बटन को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इसके पेरेंट के पास जाएंगे। अभी इसका कौन पेरेंट है, बटन का पेरेंट एलिमेंट जो है अभी वो डायरेक्टली हमारी बॉडी है। तो पहले बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे, लेट बॉडी इज इक्वल टू दिस, एंड बॉडी के लिए डॉट रिमूव चाइल्ड हम करेंगे। रिमूव चाइल्ड में हम पास कर सकते हैं अपना बटन, तो क्या होगा, हमारा बटन यहाँ से रिमूव जाएगा बॉडी से। अब इसके अलावा हम चाहें तो डायरेक्टली अपने बटन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने से पहले उसे ऐड कर लेते हैं, तो हमारा बटन यहाँ पर ऐड हो गया। और इस बटन को सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं रिमूव, एंटर किया तो बटन क्या हो गया, रिमूव हो गया। हम चाहे तो अपने पैराग्राफ को भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, पी डॉट रिमूव, तो क्या हुआ, हमारा पूरा पैराग्राफ रिमूव हो गया। एंड इसी तरीके से हम चाहे तो पूरी बॉडी को भी रिमूव कर सकते हैं, बॉडी डॉट रिमूव। उससे क्या होगा, पूरा का पूरा बॉडी टैग हट जाएगा और हमारा पेज खाली हो जाएगा। तो रिमूव थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, इसीलिए रिमूव या डिलीट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें हमें ध्यान से यूज करना होता है। पर बेसिकली अब हम केपेबल हैं कंप्लीटली हमारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, उनकी स्टाइलिंग को या बाकी एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, साथ के साथ नए एलिमेंट्स को क्रिएट करके उन्हें अपने पेज के अंदर अपेंड करने के लिए। तो यहाँ से हमने डॉम मैनिपुलेशन की शुरुआत कर दी है। डॉम के अंदर इवेंट्स भी हैं जिनको अभी हम कवर करेंगे बाद में, पर अभी के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं जिनको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत डिटेल में यूज़ करने वाले हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमें ऐड करना है फॉलोइंग एलिमेंट्स को टू द कंटेनर यूजिंग ओनली जावास्क्रिप्ट एंड डॉम मेथड्स। मतलब हमें ये सारे एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, पर उसके लिए हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज करना है एंड डॉम मेथड्स को यूज करना है। हम HTML को यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने HTML कोड को हम कॉमेंट आउट कर देते हैं। मतलब बॉडी टैग के अंदर जितना भी पार्ट है, स्क्रिप्ट को नहीं कॉमेंट आउट करना, पर बॉडी टैग के अंदर जितना भी पार्ट है और style.css के अंदर जितना भी पार्ट है, इसे एक बार कॉमेंट आउट कर देते हैं। app.js को हम खाली कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये बेसिकली हमारा खाली कैनवस हमें मिल गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ को ऐड करना है विद रेड टेक्स्ट दैट सेज हे आई एम रेड। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे अपने पैराग्राफ के लिए। लेट para1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे अपना पैराग्राफ। अब अभी ये जो हमारा पैराग्राफ क्रिएट हुआ है, इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू सेट नहीं है, इसीलिए हम para1 का जो इनर टेक्स्ट है उसे एक वैल्यू दे देंगे विच इज हे आई एम रेड। एंड अब हम अपेंड कर देंगे इस पैराग्राफ को अपने मेन HTML पेज के ऊपर। तो हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर करके हम बॉडी टैग को एक्सेस करेंगे एंड डॉट अपेंड कर देंगे अपने para1 को। सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया, फर्स्ट पैराग्राफ जिसको हमने क्रिएट किया। एंड इस पैराग्राफ के कलर को हमें अभी रेड बनाना है। तो स्टाइलिंग ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम क्या करें, हम एक क्लास बना ले। लेट्स मेक अ क्लास रेड, एंड ये रेड क्लास जिसे भी दी जाएगी उसके लिए कलर हमारा सेट हो जाएगा टू रेड। तो हम क्या करने वाले हैं, पैरा की क्लास लिस्ट में, para1 की क्लास लिस्ट में हम ऐड कर देंगे अपना रेड। इसे डाल देते हैं अपने कोट्स में, रिफ्रेश। तो ये आ गया हमारे पास रेड कलर का एक पैराग्राफ विच इज सेइंग हे आई एम रेड। थोड़ा सा चाहें तो इस पर हम जूम इन भी कर सकते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कहता है H3 हमें क्रिएट करना है विद अ ब्लू टेक्स्ट दैट सेज आई एम अ ब्लू H3। तो H3 को क्रिएट करने के लिए हम सिमिलर सी चीज़ें कर सकते हैं। इनफैक्ट बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे, बस यहाँ पर पैराग्राफ की जगह हम लिखने वाले हैं H3। यहाँ पर भी हमें H3 एलिमेंट को क्रिएट करना है। हे आई एम ब्लू H3 हम लिखेंगे, आई एम अ ब्लू, H को कर लेते हैं स्मॉल, एंड ये हमारे H3 के इनर टेक्स्ट में चला जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देंगे हम अपने H3 को। एंड H3 के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं ब्लू नाम से। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं डॉट ब्लू, जिसको ऐड करते ही हमारा कलर हो जाएगा ब्लू के इक्वल। सेव, एंड यहाँ पर हमने कर दिया ब्लू, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये एक हमारे पास H3 आ गया जो कह रहा है आई एम अ ब्लू H3। अब अपने थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं अ डिव विद अ ब्लैक बॉर्डर एंड पिंक बैकग्राउंड कलर। यानी हमें एक डिव क्रिएट करना है जिसका ब्लैक बॉर्डर हो एंड इसका बैकग्राउंड कलर हमारा पिंक हो,
विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनसाइड इट, और इस डिव के अंदर हमें 2 एलिमेंट्स को और ऐड करना है। पहला एलिमेंट होना चाहिए एक h1 जिसके अंदर लिखा है आई एम इन अ डिव, एंड दूसरा एलिमेंट होना चाहिए एक पैराग्राफ जिसके अंदर लिखा है मी टू। तो बेसिकली हमें एक h1 क्रिएट करना है, एक पैराग्राफ करना है, दोनों को एक डिव के अंदर ऐड करना है और डिव को भी अपनी स्टाइलिंग देनी है। तो सबसे पहले तो अपने डिव को क्रिएट कर लेते हैं। लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना डिव। इसके अलावा हम अपने h1 एंड पैराग्राफ को भी क्रिएट करेंगे। लेट h1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h1 एंड लेट para2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पैराग्राफ। अब अपने h1 के अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले चाइल्ड एलिमेंट्स को सेट कर रहे हैं, फिर अपने मेन पेरेंट एलिमेंट को सेट करेंगे। तो h1 के लिए सबसे पहले हम इनर टेक्स्ट की वैल्यू को लिखने वाले हैं आई एम इन अ डिव, एंड para2 के लिए भी इसके इनर टेक्स्ट को हम सेट कर देते हैं टू मी टू। इसे कर लेते हैं सेव, एंड अब दोनों h1 एंड para2 को हम अपेंड कर देंगे अपने डिव के अंदर। तो डिव डॉट अपेंड, सबसे पहले हमारा h1 एंड div डॉट अपेंड, फिर हमारा para2, एंड एक बार हमने दोनों को अपेंड कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले अपने div के लिए स्टाइलिंग सेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक क्लास बना सकते हैं बॉक्स नाम से। div को हमें ब्लैक बॉर्डर देना है और पिंक बैकग्राउंड। तो इसके बॉर्डर को सेट कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं टू पिंक। इसे कर लेते हैं सेव, एंड अब हम अपने div की क्लास लिस्ट में ऐड करने वाले हैं डॉट ऐड हमारी बॉक्स क्लास। सेव, एंड लास्ट में जाकर हम अपने div को अपेंड कर देंगे अपने बॉडी के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी डॉट अपेंड, ये सेम लाइन यहाँ पर ले आते हैं और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने div को। एंड क्योंकि div के अंदर ऑलरेडी हमारा h1 एंड पैराग्राफ 2 अपेंडेड है, तो div के साथ साथ ये दोनों भी अपने आप बॉडी के ऊपर आ जाएंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया हमारा div। इसके अंदर ये रहा हमारा h1 टैग और ये रहा हमारा पैराग्राफ 2। हम चाहें तो अपना HTML भी चेक कर सकते हैं, HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होकर आई हैं। तो ये सबसे पहले, एंड हम नोटिस करेंगे सारी चीज़ें स्क्रिप्ट टैग के बाद ऐड होकर आई हैं। सबसे पहले हमारा पैराग्राफ आया, उसके बाद हमारा h3 आया है, उसके बाद हमारा div आया है। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट टैग के बाद क्यों ऐड हुई हैं, क्योंकि हमने बॉडी टैग को सिलेक्ट किया और बॉडी टैग में हम अपेंड कर रहे हैं चीज़ें। अपेंड करना मतलब लास्ट से ऐड करना, तो लास्ट से ऐड करने की वजह से स्क्रिप्ट के बाद ऐड हो रही हैं। हम चाहें तो इन सबको प्रीपेंड भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई प्रीपेंड, कुछ इस तरीके से इसे कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ भी पेस्ट। सेव, रिफ्रेश। अब क्या हुआ, अब ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फ्रंट में आ गई। तो इस बार हमारा div प्रीपेंड हुआ है तो सबसे ऊपर डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। फिर हमारा सेकंड लास्ट पर हमने ऐड किया था अपने h3 को, वो दिख रहा है, एंड फर्स्ट पे हमने ऐड किया था अपने पैराग्राफ को, तो वो प्रीपेंड हो गया है। अब ये सारी चीज़ें टॉप ऑफ द पेज में हमें दिखाई देंगी। तो इस तरीके से हम DOM मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उनके लिए उनकी स्टाइलिंग भी सेट कर सकते हैं।